नमस्कार। फोक ब्रेन के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कल जन कवि या जन साहित्यकार कह लीजिए बाबा नागार्जुन का देहावसान दिवस था और हम कल ही सोच रहे थे कि उन पर कुछ लोगों ने कहा कि बाबा नागार्जुन पर कुछ चर्चा होनी चाहिए। तो जो हमारे वक्ता हैं उनकी उपलब्धता नहीं थी, इसलिए हमने सोचा कि हम इस बात पे आज चर्चा करेंगे, क्योंकि बाबा नागार्जुन एक अलग ही प्रतिभा के लोग हैं, जो जन कवि है, जो जन की वाणी बोलता है, जिसने सहजानंद सरस्वती के किसान आंदोलन में साथ दिया, जो इतना हिम्मत रखता है कि जमुना के किनारे जो खड़ी सुअर है उसमें मादरे हिंद की बेटी देखता है, जो कटहल में सौंदर्य देखता है, जो जन जन की वाणी है, जो दलितों के साथ है, जो महिलाओं की भाषा को समझता है और जो बड़े लोगों को ठाई पठाई कहने में डरता नहीं, वो हिम्मत रखता है, उस नागार्जुन को सलाम। तो हम लोग एक बतकही करने की परंपरा है फोक ब्रेन में, तो आज हम लोग बतकही करने जा रहे हैं और हमारे मुख्य वार्ताकार हैं प्रोफेसर देवशंकर नवीन, जेएनयू में प्रोफेसर है, हिंदी, मैथिली, भाषा शास्त्र और जो अनुवाद का विज्ञान है इसके बहुत बड़े विद्वान हैं। हमारे साथ है साहित्य, मैथिली साहित्य अकादमी से सम्मानित प्रोफेसर विभूति आनंद, और हमारे साथ बाद में बतकही करने के लिए जुड़ेंगे प्रोफेसर ललितेश मिश्र भी। तो इसी लघु परिचय के साथ मैं आज के वक्ता प्रोफेसर देवशंकर नवीन को निवेदन करता हूं कि वो अपने कथ्य की शुरुआत करें। सर। धन्यवाद कैलाश जी। मैं फोक ब्रेन फाउंडेशन का आभारी हूं कि बाबा नागार्जुन के पुण्यतिथि पर विचार करने के लिए आज यह आयोजन किया है और इसमें मुझे अवसर दिया है इस संस्था ने। मैं इस संस्था का आभारी हूं। इस संस्था का आभारी इस खास बात से लेकर और भी हूं कि जनकवि नागार्जुन स्मारक निधि नाम की एक संस्था प्रोफेसर मैनेजर पांडे की अध्यक्षता में हम लोगों ने 5 वर्ष पहले दिल्ली में स्थापित की थी, जिस संस्था से प्रति वर्ष नागार्जुन की परंपरा में कविता लिखने वाले एक कवि को सम्मानित किया जाता है। और इस वर्ष ज्ञानेंद्र पति जी को सम्मानित किया गया है। कल ही उनका सम्मान समारोह होना था, जो कोरोना की परेशानी के कारण संभव नहीं हुआ है और आगे के कुछ दिनों में होगा। और कल उस एक फेसबुक लाइव के माध्यम से बाबा पर एक व्याख्यान कराया था कल हम लोगों ने। ये लंबे समय से दिखता आ रहा है कि बाबा पर सोचने समझने के लिए नए लोग आतुर अब रहने लगे हैं। यह अच्छी बात है। कल जब कैलाश जी ने कहा था कि कुछ अध्येताओं ने, छात्र छात्राओं ने या इस बात का आग्रह उनसे किया, तो ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। कल से आज तक की कुछ दुविधाओं परेशानियों के कारण मैं अलग से कुछ तैयारी तो नहीं कर सका हूं, लेकिन बहुत अच्छा सा नाम शुरू में ही फोक ब्रेन की परंपरा के अनुसार कैलाश जी ने दिया कि ये बतकही होगी। और आज उन्होंने मेरे लिए एक संकट यह खड़ा कर दिया है कि मेरे सामने बैठे हैं हमारे बड़े भाई प्रोफेसर विभूति आनंद और अभी जुड़ने वाले हैं प्रोफेसर ललितेश मिश्र, और इन दोनों के सामने मैं बोलते हुए मैं सहमने लगता हूँ। और खास करके बाबा के प्रसंग में तो और भी सहमने लगता हूँ
क्योंकि विभूति भाई हमारे बहुत लंबे समय तक बाबा के साथ रहे हैं, मैं भी रहा हूँ। पर विभूति आनंद जी की समझ की मैं शुरू से ही, और ललितेश जी की समझ की शुरू से ही मैं इनका कायल रहा हूँ। तो अभी पूरे बाबा यात्री, पूरे बाबा नागार्जुन, पूरे बाबा यात्री पर ललितेश भाई फिर से जुड़ गए हैं, और इस बार लगता है वे उनकी पृष्ठभूमि से लगता है कि पूरी समृद्धि से जुड़े हैं, और इस बार वे वापस सब कुछ करके ही वापस जाएंगे। तो कार्यक्रम, मेरा मतलब है कार्यक्रम पूरा करके ही। मैं अभी ललितेश भाई ये कह रहा था कि कैलाश जी ने फिर से मुझे, आप तो पिछले 2 कार्यक्रम में भी थे और आज विभूति जी को बैठा लिए हैं, और आप दोनों के सामने में बोलते हुए मुझे सदा से सहमना पड़ता है। तो मैं यह सोचता हूँ कि पूरे बाबा पर, मतलब बाबा यात्री, मैथिली के बाबा यात्री, हिंदी के बाबा नागार्जुन और बांग्ला और संस्कृत के बाबा यात्री बाबा नागार्जुन पर ये लंबे समय बाद, विद्यापति के बाद संभवतः बाबा ही एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने 4 भाषाओं में रचना की है, बांग्ला में, संस्कृत में, मैथिली में और हिंदी में। तो पूरे बाबा पर विचार किया जाना तो एक आयोजन में संभव है नहीं। जो युवा लोग इससे जुड़े हुए हैं, और भला ही नाम दिया कैलाश जी ने शुरू में बत कही, तो कुछ हम बाबा की मैथिली कविताओं के संदर्भ में बातें करते हैं, और उसके बाद कुछ हम लोग बातचीत करेंगे। मुझे जो समझ में आता है मैं थोड़ी बात अपनी रख रहा हूँ, और यह रखने के क्रम में एक अपनी घोषणा और एक मैनेजर पांडे का सूक्ति वाक्य डालने की चेष्टा करता हूँ। उसी को मैं आगे पल्लवित करने की का प्रयास करूंगा कि नागार्जुन की कविता में, खास करके नागार्जुन की बाबा यात्री की मैथिली कविताओं में जन और संस्कृति किस तरह से है। जैसे मैनेजर पांडे कहते हैं कि नागार्जुन प्रकृति, संस्कृति और विकृति के कवि हैं। मिथिलांचल की यह जो 3 स्थितियां हैं, जिसको थोड़ा सा विकसित करें, तो बाबा की लगभग कविताओं में, आप सभी सुनने वालों को मैंने पहले नमस्कार भी नहीं किया, अब करता हूं कि आप सभी सुनने वालों को मैं यह सूचना दूं कि बाबा की लगभग कविता में आपको प्रकृति की भरमार मिलेगी, क्योंकि यह प्रकृति मनुष्य को जीने की शक्ति देती है। दूसरी तरफ से देखेंगे तो वहां पर पूरी मिथिलांचल की संस्कृति बाबा की सभी कविताओं में, बाबा के पूरे गद्य लेखन में भी आपको संस्कृति जहां तहां दिखती मिलेगी, जो आगे जिसका हम स्पष्टीकरण देने की कोशिश करेंगे। और अंतिम है जिसमें मैनेजर पांडे ने एक और शब्द जोड़ा है, विकृति। वह विकृति जो मिथिलांचल की पुरानी परंपरा को याद करें तो बाल विवाह, विधवा विवाह, बहु विवाह, विधवा विवाह तो नहीं, विधवा की दुर्गति, और बाल वृद्ध विवाह, बेमेल विवाह, बहु विवाह, इन सभी चीजों को, स्त्रियों को केंद्र में रखकर बाबा ने जो बात की है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इस संबंध में काफी पहले एक जब लेख मैंने लिखा था, तो उसमें शीर्षक दिया था बाबा की ही कविता से लेकर कि नई पौध ही आगे आए, वही बढ़ेगी आगे, जो बाबा की मैथिली कविता से ली गई एक पंक्ति का अनुवाद है, तर्जुमा है कि नबतुरिये आबो आगा, तो उसी से ली गई ये पंक्ति है। मित्रों, मैथिली साहित्य के इतिहास में सन 1949 को हम नया प्राण फूंकने वाला वर्ष मानने को तैयार हैं। मैं मानता हूं, निवेदन करता हूं कि आप सब भी
यही मानकर चलें, जिसको मैं आगे प्रमाण के साथ आपके सामने रखने वाला हूं। बाबा वैद्यनाथ मिश्र यात्री अर्थात नागार्जुन की मैथिली कविताओं का संकलन चित्रा इसी वर्ष प्रकाशित हुआ था। संकलित होने से पूर्व इस संग्रह में जितनी कविताएं थी वो पहले से पत्रिकाओं में छपती आ रही थी। उन्हीं की उसी संग्रह की कुछ कविताओं को बिंदु मानकर मायानंद मिश्र ने आगे जब ये दिशांतर संग्रह अपना तैयार किया और अभिव्यंजनावाद घोषित करने की चेष्टा की, तो उसमें उन्होंने जो पश्चिम से जो प्रभाव आ रहे थे और भी दुनिया भर में जिस तरह की कविताएं लिखी जा रही थी, तमाम तरह के जो तमाम चिंतन और ये कविता में विकास की जो धारणाएं निकल के सामने आ रही थी। हिंदी में प्रतीक छप चुका था, तार सप्तक छप चुका था। इन सब चीजों को देखकर जो मायानंद मिश्र ललायित हुए थे, उस उनके ललायित होने में नागार्जुन की कुछ एक कविताओं की बहुत बड़ी भूमिका थी। यात्री की काव्य साधना मैथिली कविता में इस तरह से आप नव प्रस्थान का संकेत देती है। इससे पूर्व का काल मैथिली साहित्य में खिचड़ी परस्त काल था। छायावाद, प्रगीति काव्य की प्रवृत्ति, प्रगतिशीलता, ये सब कुछ गड्ढमड होकर चारों तरफ से आ रही थी। यद्यपि बाबा ने स्वयं ये भुवन जी के संबंध में लिखा, जिसको मैं अगली पंक्ति में कहूंगा, मगर इस समय ये कहूं कि ऐसे ही छायावाद, प्रगीति काव्य और की प्रवृत्ति और प्रगतिशीलता की धारणाएं जो भुवन जी के यहाँ आ रही थी, आषाढ़ संग्रह उनका छप चुका था, उसमें उसी दौर में बाबा की कविता 1941 में कवि के स्वप्न जब सामने आया, जिसमें आज आप लोगों को बीच में प्रसंग याद आया कि इस समय पिछले लगभग 1 बरस से ज्यादा समय से किसान आंदोलन चल रहा है, और आज यदि आप बाबा की वह कविता कवि स्वप्न पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि 1941 में बाबा ने यह बात लिख दी थी जो आज हो रहा है। उसी कविता की जो एकाध पंक्ति है जिसमें बाबा कह रहे हैं कि तो जकर लगबैत छ सदिखन पता, तुम जिसके पते के लिए सारे समय व्यस्त रहते हो, सुनह कवि अपने स्वयं को वे उद्बोधित कर रहे हैं कि सुनह कवि हम ही ठिकाऊं वो देवता, तुम जिस देवता के पीछे सदैव ही परेशान रहते हो वो मैं ही हूं। और उसी में आगे वो किसान के लिए कहते हैं कि जिंदगी भर जे अमृत मंथन करे, जिंदगी भर जे सुधा संचित करे, ओ पियासा मर रहल अछि, अमृत पीबासा जग ओकरे वंचित करे। अर्थात जिंदगी भर जो अमृत सिंचन करे, अमृत मंथन करे, वह प्यास से मर रहा है और उसी को सुख भोग से सारे लोग वंचित कर रहे हैं। वे कवि के रूप में ये एक संकेत देते हैं कि अपना कर्तव्य समझते हैं कि हमर वीणा ध्वनि कने पहुंचैत जौ सटल पांजर बोनिहारक कान में, सफल होइत ई हमर स्वर साधना चिर उपेक्षित जनक गौरव गान में। ये जो किसान उपेक्षित जन हैं जिनके बारे में इन्होंने इतनी ये सब बातें उस कवि स्वप्न कविता में लिखी, यद्यपि उस समय जो भुवनेश्वर सिंह भुवन की कविताएं आ रही थी, जिसको मैथिली के अध्यापकों ने कहा कि ये प्रगतिशील, मैथिली में प्रगतिशील काव्य चेतना यहाँ से आ रही है, किसी ने कहा कि छायावाद आ रही है, मगर भुवनेश्वर सिंह भुवन को जब आप पढ़ने लगेंगे तो वहाँ कहीं प्रगीति काव्य मिलेगा, कहीं छायावाद मिलेगा, कहीं ये प्रगतिवाद मिलेगा। ये सारी इन सभी गड्ढमड स्थितियों को बाबा के एक संग्रह ने 1949 में, चित्रा संग्रह ने
इन सभी परिस्थितियों को साफ कर दिया और मैथिली में कविता की नई धारा आई। यद्यपि बाबा ने स्वयं भुवनेश्वर सिंह भुवन के लिए कहा कि प्राचीन परिपाटी के शब्द शिल्प नवीन भावना को अभिव्यक्त करने में लंगड़ाने लगे, तो इन्होंने आगे आकर मैथिली कविता को हिंदी छायावादी कविता के सम्मुख खड़ा कर दिया। और ये तो उन्होंने कहा, लेकिन तथ्यतः स्वयं मैथिली कविता को अद्यतन करने और उसकी लड़खड़ाहट दूर करने में बाबा नागार्जुन की ही कविता प्रमुख है। जी, ये सही है। मुनिक शांति में पर्ण कुटी में तापसिक अचपल भृकुटी में छल अहाँक आवास, वो अलग समय की कविता है जब बाबा एक समय में वो मोह से टूट रहे थे। ये अच्छी बात है कि आप जानती हैं स्मिता जी। तो बाबा इसी जो लड़खड़ाहट दूर की, उसी लड़खड़ाहट का एक समय ये तब आता है जब बाबा कहते हैं कि जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं, सत्य कहूंगा क्यों हकलाऊं। ये हकलाहट जिसको कविता में कलाकारी कहते हैं, बाबा ने अपनी कविता में इस तरह की कलाकारी कभी नहीं की कि कला के माध्यम से वे अपने कथन को, जो मैथिली कविता के इतिहास में जाने वाले लोग देखेंगे कि विद्यापति से लेकर मनबोध तक के बीच का पूरा समय मैथिली के कवियों और कथाकारों और कलाकारों का ये इसी कलाकारी में बीता। वो वाक चातुर्य से और शब्द के चमत्कार से सब कुछ करते रहे, केवल सत्य नहीं बोलते थे। यह काम 18वीं शताब्दी में आकर मनबोध ने किया, मनबोध के बाद चंदा झा ने किया, और चंदा झा के बाद थोड़ी देर तो हो गई, वो श्रृंखला बीच बीच में टूटती जुड़ती सीताराम झा, कांचीनाथ झा किरण, बाबा यात्री के होते हुए रामकृष्ण झा किशुन होते हुए राजकमल तक आई, और आगे की पीढ़ी जिनमें से 2 कवि, महत्वपूर्ण कवि अभी आप सबके सामने बैठे हैं। तो ये इस पीढ़ी में जो यहाँ नागार्जुन की इस पंक्ति को उद्धृत करने के बाद ये कहना मुझे जरूरी लग रहा है कि जिस लड़खड़ाहट को बाबा ने इस तरह से दूर की, उसमें आगे के जो उनके समकालीन कवि हैं सुरेंद्र झा सुमन और आरसी प्रसाद सिंह, ये बाबा की और उनके तुरंत बाद की पीढ़ी में आए कवि हैं ब्रजकिशोर वर्मा मणिपद्म, गोविंद झा, रामकृष्ण झा किशुन और चंद्रनाथ मिश्र अमर। लेकिन उन दिनों विडंबना की महाधुंध में जहां देश का कोना कोना आधुनिकता की ओर तेजी से बढ़ रहा था, मिथिलांचल की जनता कछुआ धर्म के निर्वाह में कर अपने कोटर में लगातार पीछे जाने की चेष्टा कर रही थी। मैथिली में उनकी कविताओं के, बाबा की कविताओं के 2 संग्रह आए थे, बाद में तो अब रचनावली आ गई, सबके सामने है। और ये इन 2 संग्रह चित्रा और पत्रहीन नग्नगाछ की सारी कविताओं और कुछ फुटकर कविताओं को मिलाकर बाद में एक संकलन पका है कटहल शीर्षक से आया, जिसमें मैथिली और हिंदी दोनों अनुवाद है। आप में से जो प्रतियोगी परीक्षा के लोग इससे में जुड़े हैं और वे पढ़ना चाहें, तो उनकी मैथिली कविताओं का वह स्वाद उसमें मिल सकता है। संयोग से उन सभी मैथिली कविताओं का अनुवाद बाबा के जेठ सुपुत्र शोभाकांत जी ने किया है, और ये शोभाकांत जी और श्रेष्ठ मैथिली कवि सोमदेव दोनों ने मिलकर किया है, और राधा कृष्ण प्रकाशन से वह संग्रह छपा हुआ है। ये मैथिली इन दोनों संग्रहों में से एक संग्रह पत्रहीन नग्नगाछ के लिए सन 1967 में बाबा को साहित्य अकादमी सम्मान मैथिली के लिए दिया गया। इसके अलावा उनके 3 उपन्यास भी मैथिली में हैं, बलचनमा, पारो तथा नवतुरिया। यद्यपि बलचनमा को बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये पहले हिंदी में लिखी गई और बाद में इसका मैथिली में हुआ। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। मुझे मालूम है
कि यहाँ जुड़ने वाले लोग, भाई साहब जरा अजीत जी इस पर प्रकाश जरूर देंगे, आप जरा सुन तो लीजिए। तो ये मैं यहाँ इनमें इस अभी जो आयोजन हो रहा है इसमें एक आध लोग जुड़े हुए हैं जो ये मानने, मेरी यह बात मानने को तैयार नहीं है, लेकिन मेरे पास जब वो वैयक्तिक रूप से बैठेंगे तब मैं बलचनमा लेकर उनको समझा सकता हूं, कन्विंस करने की, यदि वे कन्विंस होने को तैयार होंगे तो मैं साबित कर दूंगा कि बलचनमा को मैं पहले मैथिली का उपन्यास मानता हूं और बाद में ये बलचनमा, पारो, नवतुरिया, ये तीनों उपन्यास पहले मैथिली का उपन्यास है जिसका अनुवाद स्वयं बाबा ने बलचनमा और नवतुरिया का अनुवाद किया। नवतुरिया ही नई पौध है, बलचनमा ही हिंदी का बलचनमा है, और पारो का अनुवाद बाद में कुलानंद जी ने हिंदी में किया। बाबा की प्रतिबद्धता असल में सहज मानवता से है, मानवीय मूल्य से, जन जीवन की खंडित अस्मिता से है, जन सामान्य की त्रासदी से है। प्रसंगवश इसी समय आप सबको याद दिला दूं कि भारतीय साहित्य में मात्र 4 ऐसे महत्वपूर्ण कवि हुए हैं जिन्होंने कोई महाकाव्य नहीं लिखा, लेकिन वे महाकवि माने जाते हैं, और यह महाकवि उनको, उनके पाठकों ने इस महाकवि का पद दिया है। उसमें से सबसे पहले कवि हैं महाकवि विद्यापति, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला और महाकवि नागार्जुन, महाकवि यात्री। यह रचना स्वयं बाबा अपने को जन कवि कहते थे। उस जन कवि को कहने के कारण ही वे जो हिंदी में जिस बात को उन्होंने कहा कि जनता मुझसे पूछ रही है, वे जनता के साथ हरदम से ये अपने को जोड़ने की चेष्टा करते थे। और इस जगह एक प्रसंग याद आता है। एक बार मैं जेएनयू से बाबा को सादतपुर गया लाने के लिए गाड़ी से। यहीं के एक फिल्म मेकर ने गाड़ी दी थी और उनको जेएनयू आना था, तो मैं गाड़ी लेकर गया। और ये इसमें 2 प्रसंग आपको उनके जन जन से जुड़ाव के समझ में आएंगे। सादतपुर में ज्यों ही घुसा गाड़ी से, तो मुझे लगा कि यहाँ किसी से पूछ लेना चाहिए कि वो घर किधर है। एक ये टोकरी में सब्जी बेच रही थी एक बूढ़ी महिला। उनसे मैंने पूछा कि अम्मा जी ये नंबर किधर है सादतपुर में। 3 दुकानदारों से खोखा जो कटघरा होता है उसे झांक करके ये इन लोगों ने मुझसे पूछना शुरू किया, ओ बाबू, बाबा के यहाँ जाएंगे क्या? आप सोच सकते हैं कि एक सब्जी बेचने वाली से मैंने उस मकान का नंबर पूछा और उस मोहल्ले के, उस हाट के इतने सारे दुकानदारों ने चीख करके इस तरह से कहा। फिर गए, बाबा को साथ लिए और चले। रास्ते में ज्यों ही थोड़ा सा अभी सादतपुर का मोहल्ला पार भी नहीं किया होऊंगा कि बाबा ने मुझसे पूछा कि वो तो बाबा की आवाज जो बुढ़ापे में हो गई थी, वो तो सब उनकी बात, उनकी कहे हुए शब्द का सब उच्चारण दे नहीं पाते थे। तो उन्होंने कहा कि ड्राइवर का नाम क्या है? मैथिली में मुझसे पूछा कि ड्राइवर के नाम की छिए। तो मैंने ड्राइवर से नाम पूछा। अब ये देखिए मेरी मुसीबत कि मैं उसी दिन से मैं जब मैंने अपने जीवन की पद्धति बना ली है कि जिस गाड़ी में बैठता हूं तो पहले ड्राइवर का नाम पूछता हूं। ये बाबा का ही नकल करना शुरू किया है। तो उसने वो हरियाणा के थे ड्राइवर साहब, उन्होंने कहा कि करोगे नाम जान के? तो मैंने कहा बाबा ये नाम नहीं बताना चाहते हैं, छोड़िए। तो कहा फिर भी पूछ लीजिए। फिर पूछा, ड्राइवर साहब बाबा आपका नाम जानना चाहते हैं, जरा बता दीजिए। फिर उन्होंने फिर से पलट के कहा, क्या करोगे ताऊ नाम जान के?
हो गया, इतनी सी बात हुई। रास्ते में फिर ढेर सारी बात हुई। जब जेएनयू के निकट आया, बेरसराय में एक दुकान से मुझे कुछ सामान लेना था, तो गाड़ी को मैंने किनारे कहा खड़ी कीजिए, मैं ये 2 मिनट में ये सामान लेके आता हूँ। कोई कॉपी या कागज या कुछ लेना था, बड़ी उस अभी याद नहीं है। 3 से 4 मिनट लगे होंगे मुझे वो सामान लेकर गाड़ी में आकर बैठते हुए, और बैठते ही बाबा ने कहा कि इनका नाम राजिंदर है, इनकी 2 बेटियां हैं, इनकी पत्नी घरेलू काम करती है, इनको जिलेबी बहुत पसंद है। आप कल्पना कीजिए कि मेरे जैसा व्यक्ति पूरे रास्ते में उस ड्राइवर का नाम नहीं जान पाया, और उस महात्मा ने उस 3 मिनट में उस ड्राइवर को कौन सा अमृत चटाया कि इतनी सारी बात उन्होंने उगल दी, और ये सब जान करके वो निश्चिंत हो गए। ये ऐसे जन से जुड़े हुए कवि के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। इस बाबा यात्री की सीमा आंकते हुए राजकमल चौधरी ने अपने स्वरगंधा में कविता में उसकी भूमिका में कहा कि कवि यात्री अर्वाचीन हैं, प्राचीन नहीं भी रहकर वे आधुनिक नहीं हैं। वे मनुष्य के शारीरिक, सामाजिक अपराध और पीड़ा को अनुभव करते हैं, किंतु मनुष्य का अंतरंग, उसका आत्मदमन, उसका आत्मश्रृंगार उनको जाना अथवा देखा हुआ नहीं है। मेरी समझ से मैं या तो राजकमल चौधरी की इस पंक्ति को मैं समझ नहीं पा रहा हूं, और समझ पा रहा हूं तो मैं इससे सहमत नहीं हूं कि राजकमल चौधरी का के द्वारा बाबा यात्री का यह सीमांकन गैर मुनासिब है। ये आप लोगों को उल्लेख कर दूं कि सर नारायण जी कह रहे हैं कि बाबा का नकल नहीं, आपने बाबा से स्वयं में जागृति पाई है, ये मैं आपको बता देना चाह रहा था। हाँ, धन्यवाद, आपकी बात सही है। हाँ, नकल तो खैर बाबा जागृति ही पाई है, क्योंकि उतनी बड़ी शख्सियत का नकल करना तो मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति से संभव भी नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि अब ये जो राजकमल चौधरी का अभी राजकमल चौधरी की उक्ति मैंने अभी सुनाई बाबा के संबंध में, यह उक्ति बाबा की है। फेकनी जो कविता है राजकमल चौधरी की, ये बाबा यात्री की, उसमें जो उन्होंने कहा कि छैर रखने पौआही फुच्ची दई छही अटकर से मिला पैन तई में, उसी के संदर्भ में गए फेकनी कपलेसर जो टाका पैसा ला नहीं खगतो, उस कविता के संदर्भ में राजकमल चौधरी ने ये बात कही कि उसका बाहरी जो परिवेश है ये तो यात्री देख रहे हैं, उसके अंतरंग में। अब राजकमल चौधरी चूंकि मनोव्यथा मनोपीड़ा के कवि तो थे ही, वे अंतरंग की बात ज्यादा करते थे, लेकिन मैं बावजूद इसके इस घोषणा से सहमत नहीं हूं कि बाबा अंतरंग की चेतना, जन जन के अंतरंग की चेतना नहीं समझते थे। ऐसा नहीं है। असल में व्यक्ति का हर मनोभाव उसकी हर अभिक्रिया को संचालित करती है, परिचालित करता है। हर मनोभाव उसकी अभिक्रिया को संचालित करता है, परिचालित करता है। एक सफल कवि अपनी कविता की संरचना से बहुत कुछ देते हैं। यात्री की कविताओं को इसमें महारत हासिल है। फेकनी कविता के संबंध में जो उन्होंने ये कहा, कविता में फेकनी के आत्मदमन का स्पष्ट चित्र दिखता है। अब मुझे नहीं पता कि राजकमल चौधरी ने इसको किस संदर्भ में देखा, यद्यपि ये बता दूं कि कोई ये भ्रम ना पाले कि मैं राजकमल चौधरी की निंदा करता हूं। मैंने राजकमल रचनावली तैयार की है, मैं राजकमल का प्रशंसक हूं, मगर जरूरी नहीं है कि राजकमल की सारी घोषणा को मैं सत्य मान लूं। इस घोषणा को मैं असत्य मानता हूं या किसी तरह से प्रेरित मानता हूं, जिसमें अभी कहा मैंने कि छह रखने पौआही फुच्ची दैविक देल दई छही मिलाइयो अटकर स पाइन नित
गई क्यों नहीं औ तो काज कथी ले छे बेहाल, न खाए खाए छही न पीबै छही, बहिते रहे छे सदैर काल, की करबे तू कैंचा बचाए गए, बेटा पीबै छो तारी, टारा में रखबे नुका नुका, कलतो पुतो ओहो बहार, ओहू दिन देखने रहियो तो तोहर दलान लग, ठार रहो रूपन सुनार, कर दान पुण्य कर तीर्थ बर्थ, गई फेकनी कपिलेश्वर जो। ये बात जो बाबा फेकनी कविता में कह रहे हैं वह उनके अंतर मन की पीड़ा है, जिससे फेकनी के बाहरी जो परिदृश्य हैं वे संचालित हो रहे हैं। चित्रा के प्रकाशन के पूरे 10 वर्ष बाद राजकमल चौधरी का कविता संग्रह स्वरगंधा प्रकाशित हुआ। मैथिली कविता में नवीन शिल्प शैली की स्थापना का उदाहरण है स्वरगंधा, इसमें कोई दो राय नहीं है। किंतु राजकमल चौधरी समेत मैथिली के तमाम रचनाकारों को यह बात माननी पड़ेगी कि रचना कर्म की इस अपराजेय ऊर्जा का उद्घोष पहले पहल बाबा यात्री ने ही किया। परवर्ती रचनाकारों ने उस आवाज को और बुलंद किया। सन 1949 में महाकवि वैद्यनाथ मिश्र यात्री का कविता संग्रह चित्रा का प्रकाशन महज एक इत्तफाक नहीं है। पराधीनता के कारण समस्त भारतीय भाषाओं के जनपद में जनजीवन आकुल व्याकुल और परिवेश उद्वेलित था। ये तथ्य है कि विज्ञान सम्मत विकास का और उद्योग धंधों का मिथिला के किसी भी भूखंड में कोई संकेत नहीं था 1949 तक, जबकि उसकी कविताएं बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। अभी भी नहीं है। कृषि कार्य प्राकृतिक संसाधनों की सुविधा असुविधा पर निर्भर था। पशुधन और पशुवत मेहनत करने वाले मनुष्य के श्रम से खेती होती थी। समयानुकूल बारिश हुई तो फसल लहराती थी, अन्यथा बाढ़ सूखा का प्रकोप। अंधविश्वास के अधीन तमाम अपराधों को ईश्वरीय अवदान समझ लिया जाता था। जमींदार कोटि के लोग इसे कोई दुर्घटना नहीं, सुअवसर माना करते थे। छोटे किसान और मजदूर वर्ग के शोषण के लिए वे उचित अवसर इसी को मानते थे। किसानों और मजदूरों के सामने ईश्वर और भाग्य की दुहाई देने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं होता था। मछली, ताल मखाना और धान मिथिला की मुख्य फसल है, अभी भी है, लेकिन उसे उद्योग का आधार बनाने की ऐसी कोई व्यवस्था मिथिला में आज तक नहीं हो पाई जिससे उसका उचित लाभांश उस व्यक्ति को मिल पाता जो उसका उत्पादक है। वो उसका जो व्यापारी है वो उसका लाभ ले पा रहे हैं। इन तीनों फसलों के आधार पानी और इन तीनों का संहारक भी पानी ही है। मिथिला के लिए पानी मतलब बाढ़ आज भी तबाही का कारण है, उन दिनों तो था ही। जो पानी पूरी दुनिया के लिए जीवन रक्षा का आधार है, बिजली का उत्पादक है, ऊर्जा और हरियाली का उपादान है, वह पानी आज भी मिथिला में अभिशाप का कहर बरपाता है, कभी अभाव से, कभी आधिक्य से। उस पानी का आज तक किसी भी तरह के प्रबंधन का इंतजाम नहीं हो पाया है। इसके अलावा वंशवाद, जातिवाद, धार्मिक पाखंड के कारण जितने भी कुसंस्कार उन दिनों मिथिला में पल्लवित पुष्पित होकर अपनी जड़ें जमा चुके थे, उन सब ने जनजीवन को पूरी तरह आक्रांत कर रखा था। बाल विवाह, बहु विवाह, बेमेल विवाह आदि की प्रथा वंशवाद का सहाचरण था। किशोरावस्था और युवावस्था में असंख्य लड़कियां विधवा हो जाती थी। स्त्रियों को स्त्री धन कहा जाता था। वे घर परिवार की सदस्य नहीं, पुरुषों की और खानदान की इज्जत होती थी, मर्यादा। चाहे तो उन्हें सिर पर चढ़ाकर रखें, चाहे तो बाजार भेज दें, चाहे तो पांव तले दबा दें। ऐसी परिस्थिति के अधीन जमींदारी पराक्रम के कारण मन से अथवा लोभ से अथवा भय से अंधकार में, बंद कमरे में, बाग बगान में, चारा घर में
या अस्तबल में, खेत खलिहानों में, एकांत में देह उत्सव खूब चलता था। अंधकार में कुछ भी हो जाए, उजाले में विधवा विवाह, मनोनुकूल विवाह और उचित विवाह की स्वीकृति नहीं थी मिथिला में। इस कारण जो विधवा कुंवारी भ्रूण हत्या करने में सफल नहीं होती थी, उनका जीवन नरक हो जाता था। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट का मुहावरा मिथिला में भली भांति उन दिनों चरितार्थ हो रहा था, शायद आज भी हो रहा है। मिथिला में निम्न वर्गीय और निम्न जातीय लोगों की स्थिति बड़ी दयनीय थी, हो सकता है अभी भी होगी। संपत्तिशालियों की नजर में वे इंसान भी पशुधन की कोटि में ही आते थे। ऐसे में कामगार लोग काम धंधा करते हुए भाषा और शब्द के नए नए रूप गढ़ते थे, पर मिथिला के वंशवाद और जातिवाद के कारण वहां के कामगारों के जीवन में कभी किसी नवता का प्रवेश नहीं हो पाया। उनके जीवन में नवता के नाम पर मात्र शोषण के नए नए रूप आते गए। इस दुष्काल में मिथिला के बहुत सारे लोगों की चेतना किसी तरह उद्बुद्ध नहीं हुई। जनपदीय भाषा अर्थात देशील वैना के रूप में मिथिला के कामगारों के बीच विकासमान भाषा मैथिली ही थी। वैद्यनाथ मिश्र यात्री ने कामगार, जिसको उन्होंने काजुल, जे काजुल से भर पेट ख्यात नहीं ककड़ो बड़का धोई धात, तो वो कामगारों की भाषा और उद्यमी लोगों की इस विकासमान भाषा में उन्होंने उन्हीं के जीवन का स्वप्न देखा जो 1941 में उन्होंने कवि स्वप्न लिखा। स्वातंत्र्योत्तर कालीन मिथिला की जड़ता तोड़कर उसे चेतनोन्मुख करने में उनके उपन्यास पारो और नवतुरिया का भी बड़ा योगदान है। जिस तरह उन्होंने पारो लिखकर ठहरे हुए पानी में, आप सभी ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बाबा यात्री ने नवतुरिया बाद में क्यों लिखा। पारो लिखकर यदि उन्होंने ठहरे हुए पानी में एक कंकड़ी न मारी होती और अचानक से नवतुरिया लिख दिया होता, तो जो पारो पर उन्होंने समाज के लोगों का जिस तरह का आक्रमण झेला, वो आक्रमण तो आक्रमण ही रहता, तो सिर तोड़ देते। उसमें केवल कहीं भी पारो, आप में से जिस किसी ने पढ़ लिया है उनको ध्यान होगा कि कहीं भी बिरजू और पारो के संवाद में उनके किसी दैहिक संबंध का संकेत नहीं है, लेकिन समाज के लोगों ने गढ़ लिया कि भाई बहन, ममेरे फुफेरे भाई बहन के बीच कुछ ऐसा बाबा ने कर दिया है। तो ये पारो लिखकर उन्होंने एक कंकरी मारी और फिर जनपद की हलचल महसूस की और फिर नवतुरिया लिखा। उसी तरह कविता में पहले उन्होंने जन सामान्य का स्वप्न देखा, फिर विलाप किया और फिर आश्वस्त होते हुए, ये क्रमशः विकास देखिए बाबा का, जो विलाप में जो तैयो करे छथि हमरा नचार केहन केहन, पहले स्वप्न देख लिया, उठा कवि तू दहक ललकारा, गिरि शिखर पर कवि पथिक दल चढ़ते गिरे। उसके बाद जो उन्होंने देखा है, तैयो करे छथि हमरा नचार केहन केहन चानन ठोप के निहार, हुनका संगे जो हम खाद में खसी वो जगले रहता हमर हैत हसी, पुरखक समाज ओकरा के की कहते, सब हमरे थूक फेंकते। ये स्थिति जो विलाप में है, और विलाप के बाद जब फिर उन्होंने देखा कि अब तो विलाप कर लिया, अब कुछ और करने की जरूरत है, तब उन्होंने विलाप के बाद नई पौध, जो नवतुरिये आवो आगा, उसमें लिखा। ये कविता तो मैथिली में है, मुझे लगता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगी, इसलिए उसका मैं अनुवाद ही सुना रहा हूं कि पिघले भली भांति सनातन धर्म की आस्था, पके भली भांति चेतन कुम्हार के नए बर्तन, युग सत्य की आवा में कीजिए मत परवाह, वृद्ध बहरे कानों की ताजा मंत्र है कि नई पौध ही आगे आए, वही करेगी रूढ़ि भंजन,
वही बढ़ेगी आगे और आगे। ऐसे बाबा फिर दूसरी जगह कहते हैं, दीजिए निश्चल, अपनी पीढ़ी के लोगों से दीजिए निश्चल आशीर्वाद, जो हो रही है आपके ही आने का बाट, घास की फुनगी आए हे ऋतुराज। ये पत्रहीन नग्न गाछ में यह कविता है। नई पौध पर कोपल फिसले, नए नए टुस्से, अंकुए, अंकुर, ये सब कवि की यह आस्था और उनके विकास के लिए यह अनुराग, यह मनोरथ कवि के वैराग्य का द्योतक है, जो वो दिखाना चाहते हैं कि विकास किस तरह से होता है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ कवि इस परिणति के लिए आश्वस्त दिखते हैं। वे कभी उनको और लोगों की तरह, अपने संवर्ती लोगों की चिंता नहीं है कि ये देखिए, ये एक प्रसंग फिर से याद आया। एक ही समय के दो कवि हैं, आरसी प्रसाद सिंह और बाबा यात्री। आरसी प्रसाद सिंह भी द्विभाषी कवि हैं, उन्होंने हिंदी में भी खूब लिखा है और बड़े महान कवि रहे हैं। और बाबा यात्री हिंदी, मैथिली, बांग्ला, संस्कृत चारों में लिखा, महान कवि रहे हैं। लेकिन असल में कवि की चेतना समझी जाती है वो उनके शब्द प्रयोग से, उनके रूपक निर्माण से। बाबा का देखिए कि वो कह क्या रहे हैं, जब मेघ कहीं गरजता है और पानी की फुहारें झरने लगती हैं, तो आरसी प्रसाद सिंह को कैसी पंक्ति दिखती है कि मेघ पड़े छे, बूंद झरे छे, नाचे छे मन मोर रे, कौन प्रिया के कजरायल दृग, आय झरे छे नोर रे। अर्थात मेघ बरस रहा है, बूंद गिर रही है और मेरा मन मोर नाच रहा है। यहाँ मोर थोड़ा श्लेष अलंकार में है। और तब वो चिंता में है कि, या शंका में है कि ये कौन सी ऐसी प्रिया है जिसके आंखों से बारिश हो रही है। पर बाबा को ये नहीं दिखता है। बाबा क्या देखते हैं, जब मेघ देखते हैं, मेघ गरजते हुए देखते हैं, तो बाबा कहते हैं, जखने गरजल इंद्रक हाथी, छोर नचारी गावे लगला कृषक वृंद मल्हार। जो लोग बाबा को नास्तिक और कम्युनिस्ट और क्या क्या कहते रहे हैं, सोचिए कि बाबा के किसान, बाबा यात्री के किसान नास्तिक नहीं हैं, वे नचारी गा रहे थे महादेव के। लेकिन ज्यों ही बारिश हुई तो वे मल्हार गाने लगे। मतलब रोपा, मल्हार जो है वो, आप इसको मिथिलांचल के धान रोपाई से जोड़कर देखिए कि रोपा का गीत जब होता है तो ये कैसे आगे बढ़ते हैं। ये बाबा का यही है कि कभी इस परिणति के लिए आश्वस्त तो दिखते ही हैं। कामगार लोगों के लिए जो स्वप्न उन्होंने देखा, उसके लिए उन्होंने जैसी रणनीति बनाई, उस पर उनके परवर्ती कवि समाज और जनसाधारण समाज चल रहे हैं और भली भांति चल रहे हैं। थोड़ी बहुत उन्हें यदि अनास्था हुई भी तो अपनी पीढ़ी पर, अपनी पीढ़ी के लोगों को खूब धिक्कारा उन्होंने। बहुत ही आराम से कहा, हम लोग दें उन्हें आशीर्वाद निश्चल मन से, खींचिए मत टांग उनकी, कूटिए मत ढेकी केवल अपने ही अमरत्व भर की। ये अपनी पीढ़ी के लिए वे ऐसा कह रहे हैं और हरदम नए लोगों को ये करते देखा है। भाई बादल को घिरते तो देखा है, पर वहां जाते जाते बहुत देर हो जाएगी, ऐसे ही पौन घंटा तो हो चुका है। ये जो इस तरह की जो चेतना बाबा के मन में आ रही है, आती रही थी, ये वस्तुतः प्रगति चेतना कोई, आप देखें कि ये कोई पुड़िया नहीं है कि कहीं से खरीद के ले लें, ये कोई डिजाइन भी नहीं है। यह मानव जाति की बोध प्रक्रिया है, जिसका प्रस्फुटन उनकी बोली, बानी, आहार, व्यवहार और हरेक आचरण में होता है, प्रवृत्ति में होता है। जो आज की बातचीत शुरू करते हुए कैलाश जी ने जहां कहा मादरे हिंद की बेटी, वो एक कीचड़ में लौटती हुई सुअरी को देखकर
भी यदि ये बाबा शायद अकेले कवि हैं ऐसे जिनके यहाँ विषय का इतना वैराग्य है कि वहां आपको सुअरी भी मिलेगी, वहां काकोड़ केसी एंग्लो इंडियन कुरी पत्थर की छोड़ी भी मिलेगी, वहां माथ पर तपोवनी स्टाइल में उत्तुंग खोपा वाली लड़की भी मिलेगी, देवी स्कूटर वाहिनी भी मिलेगी, और हीटरक आंच में गर्म होती ये प्रवृत्ति भी मिलेगी। ये जो यात्री सर्वहारा के जीवन की यह जो प्रेरणा उनके मन में हरदम भरी रहती थी, उसको वे सर्वहारा के जीवन की प्रेरणा उनको वीरान में खड़े तार के पेड़ में दिख गया। अकेले खड़ा है तार का गाछ, कुछ भी नहीं समझता किसी को, लगा लें कोई जितना भी जोर, पिता पितृव्य को कर लें शोर, लेकिन रोआ तक उसका एक भी भंग ना होगा किसी के बूते। ये मित्रों मजदूर और श्रम शक्ति पर विश्वास करने वाले लोगों के की इच्छा और उसको अभिव्यक्त करने के लिए बाबा को बिंब देखिए कैसा सूझता है कि अकेले खड़ा है ताड़ का पेड़। एक रिक्शा चालक की पीठ पर लुढ़कते पसीने को देखकर उन्हें जो पीड़ा हुई, तो उन्होंने कविता लिखी कि मन होइए हमरा विज्ञानक कोनो छात्र से जाकर पूछतिए, विज्ञानक कोनो छात्र से जाकर पूछियन बेसी से बेसी की सब होइ छैक पसेनाक गुणधर्म, रिक्शा वालाक पीठक चाम और कतेक शुष्क श्याम हेतै, स्नायु तंतुक ऊर्जा और कतेक बरकतै, ए नरवाहनक प्राण शक्ति और कतेक सिद्ध हेतै। आप में से जो कोई कलकत्ता की परिस्थिति से पुराने समय के, अब तो शायद कलकत्ता में पता नहीं वो रिक्शा चलता है या नहीं, लेकिन उन दिनों वो अभी भी चलता है सर, अभी भी चलता है। तो उसी रिक्शा वाले को देखकर बाबा ने यह कविता लिखी थी। मित्रों, यात्री की कविता असल में मिथिला के चूल्हे चौके, अल्पना, कोहबर, खेत खलिहान, नदी नाले, बाग बगीचे, खरल मूसल पुआल भूसे आदि में फैली हुई है। छोलनी कलछी से लेकर हवाई जहाज तक, ननद भौजाई के परिहास से लेकर संसद की प्रश्नोत्तरी तक में यात्री की कविता समाज में संवेदनशील सरोकार, विकासशील जीवन और कल्पनाशील विचार शक्ति स्थापित करने का उद्यम करती हुई दिखाई देती है। सन 1931 में जो यात्री माँ मिथिले, इसकी चर्चा अभी एक बंधु ने संवाद लिखकर किया था, ये सन 1931 की उनकी कविता है माँ मिथिले, जिसमें वे प्रफुल्लित थे मिथिला को लेकर। धीर अयाचिक साग पात में, पद्यबद्ध संकरक बात में, पक्षधरक प्रतिभा प्रताप में, छल अहाँक उत्कर्ष औखन धैर्य से झाँप रहल अछि हमर सभक अपकर्ष। ये ध्यान दीजिए कि वो बाबा ये सब अपनी गरिमा को याद करते हुए अपने समय के गर्त को भी कह रहे हैं कि हमारे गर्त को वे सारे उत्कर्ष ढकते चले जा रहे हैं। वही यात्री जो 1931 में अपनी मिथिला का इतना बखान कर रहे थे, वो 1936 में वही यात्री क्या कह रहे हैं, हे मातृभूमि अंतिम प्रणाम, अहिबातक पातिल फोर फायर, पहलुक परिचय के तोड़ तायर, पुरजन परिजन सबके छोड़ छायर, हम जाय रहल छी आन ठाम, माँ मिथिले ई अंतिम प्रणाम। ये पिछले परिचय को जो तोड़ तार करके ये चलने वाले लोग थे, इनके मन में ये सब स्थिति क्यों आई? ये इस स्थिति को देखने के लिए जब आप बूढ़ वर कविता पढ़ेंगे और उसमें आप देखेंगे कि जब उसमें कहता है कि जाओ कन्यादानक बहुत भेल रह दियो,
जिन किछु कहू जाओ, अथ इतु में परल नहीं रहू, जाओ कन्यादानक ओरियाउन करूग, परिछन करूग, चुमाउन करूग, दूसै ल, लजबै ल, डरबै ल, बजै अछि लोक त की करबै ल। एक बूढ़े वृद्ध वर के साथ जब विवाह हो रहा है और मां की जब स्थिति दयनीय है, तो बाप जैसा गधा इस तरह की वाणी उसकी मां को कह रहा है। और वही युवती जब थोड़े दिनों के बाद जब जवान होती है और उस समय वह विधवा हो जाती है, और तब वह कहती है, भुस्सा का विष सन जीव अवस्था, पहाड़ सन जीवन, संसार में हमर के अछि अपन, कानी त चुप कनिहार क्यों नहीं, रूसी त बौसनिहार क्यों नहीं, हम परल छी टूटल पुल जकां, मौलाल बिन सूंघल फूल जकां। मित्रों, मैं तो बाबा के शब्द प्रयोग से सिहर उठता हूं। आप लोग जरा कल्पना कीजिए, ये बिंब, हम परल छी टूटल पुल जकां, मौलाल बिन सूंघल फूल जकां। वह स्त्री जो अभी जवान भी नहीं हुई और विधवा हो गई। थोड़े दिनों पहले पटना में एक आध मैथिली के कविजन ने मुझसे ये बाबा के संबंध में ये उल्लेख किया कि बाबा ठीक है शब्द को जोड़ जाड़ करते थे। मैंने उनको ये कहा कि देखिए, बाबा के शब्द संधान को इस तरह से ध्यान रखिए कि अभी मैं ये पंक्ति आप लोगों को सुना रहा हूं कि आगे ये टूटल पुल और मोलाल फूल का तो आपने देख लिया, इसके आगे की पंक्ति है, भुस्सा का आग जका नहू नहू। क्या बात है। जरे छी मने मन हमहू, फटै छी कुसियारक पोर जकां, चैतक पछवा में ठोर जकां। काते रहे छी जनु घैल छुतहर, आहरे हम अभागल कतबर। अब कल्पना कीजिए कि ये जो पछवा में ये फटे छी कुसियारक पोर जकां, चैतक पछवा में ठोर जकां। चैत महीने में ही आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि बेवाई भी फटता है बहुत। क्या उसमें कम दर्द होता है? लेकिन यहां ठोर शब्द लाने के लिए बाबा ने बेवाई का उपयोग नहीं किया, उसमें भी कम दर्द नहीं होता है। लेकिन ये जो ठोर की बात है, आप इसको गौर करेंगे और इसको यदि थोड़ा सा विस्तार देंगे तो समझ में आएगा कि ठोर जब फटता है, होठ जब फटते हैं, तो भभा कर हंसने में दर्द नहीं होता है, वो दर्द होता है मुस्कान में। फटे हुए होठ का दर्द मुस्कान भरने में होता है। और मुस्कान कब आती है? जब गन्ने के, आप देखिए आगे, फटे छी कुसियारक पोर जकां, वो गन्ने की गांठ पर जब रस भर जाता है। और एक स्त्री को रस कब भरता है? अभी अभी वो युवती हुई है और जो टूटे पुल की तरह पड़ी है और मोलाल बिन सूंघल फूल की तरह पड़ी है। बाबा की इस समझ और मिथिला की संस्कृति में और उसके जर्रे जर्रे में उनके जाने की बात को ध्यान से देखिए, और तब समझ में आएगा कि जिस बाबा को पारो और बिरजू के संबंध के लिए जिस बाबा पर कलंक थोपा जा रहा था, वही बाबा आगे उनके लिए कह रहे हैं, उस विधवा की तरफ से, तैयो करे छे हमरा नचार, केहन केहन चानन ठोप केनिहार। ये मिथिला के समाज को, इसीलिए मैंने पीछे कहा कि अंधकार में मिथिला में बेशक कुछ भी हो जाए, उजाले में कोई बात नहीं होनी चाहिए, सही बात। तो ये जो एक बहुत आराम से बाबा की कविता को, असल में बहुत सारे लोग उनके शब्द प्रयोग को लेकर कई बार मजाक में भी ले लेते हैं। एक जो कविता है उनकी, ओना मासी धंग, अहरे बा क्रुश्चेव खसला चितंग, क्रांति में थुरल गेला शांतिक दूत, लोक के लगले अजगूत, उतार के फेंक देल गेलन फोटो,
अपनो तो एहिना रहथिन, कहने स्टालिन के कपाल क्रिया, सुनने रही कतौ कि मुर्दाक ओहन दुर्गत अहरे कपार। आप कल्पना कीजिए, अभी थोड़े दिनों पहले जो जगह जगह से मूर्तियां गिराई जा रही थी, और यह कविता कितनी राजनीतिक कविता है और इसकी राजनीतिक चेतना से कितना गहन जुड़ाव है। ये जो बाबा मजाक मजाक में, इसी तरह की एक मैथिली में कविता आप लोग पढ़कर देखेंगे, उस पर सोचेंगे, जो है की लाल कहाँ के क्या लाल, कहाँ का करेज लाल, कहाँ का कोढ़ लाल, वो कविता तो अभी सामने है नहीं। तो ये जो कई बार वो आस्तिकता पर भी जो मजाक करना शुरू कर देते हैं, हाँ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए एटमी आयुध, नहीं चाहिए हमरा भगवान के, शंख चक्र गदा पद्म बजले रहे छनि चारू हाथ, अहाँ खाएग नहीं छनि आन कोनो हथियारक, सेहो की तऽ सुतल छथिन एखन, के उठौतनि हुनका देव उठान से पूर्व, अहाँ छोड़ दियौन एखन, पाछा बरू भेंट क लेबनि। ये सब आप अपने जो संसदीय देवतागण हैं उनकी सुषुप्त चेतना को ध्यान में रखते हुए और समाज की परिस्थितियों को, आज भी ये बाबा सोचिए कि ये 60s से पहले जिस बाबा ने इस तरह की चेतना देखी हो, ऐसा किया हो, ऐसा चिंतन अपने समाज में देखा हो, सामान्य नागरिक के जीवन को दुर्वह बनाने वाली तमाम रूढ़ियों, मान्यताओं, परंपराओं का खंडन कर उन्होंने मैथिली साहित्य को विषय वस्तु और शिल्प संधान दोनों ही स्तरों पर समकालीन और जनोपयोगी बनाया है। जो कोई बहुत ज्यादा उदाहरण मैं यहाँ नहीं लाना चाहता, आगे बातचीत होगी उसमें करेंगे। तो जो कोई लोग उनका महाकारुणिक बुद्ध जो कविता है एक, उसमें पढ़ेंगे तो आजुक महाकारुणिक बुद्ध अपनी तस्वीर छपाते हैं इंग्लैंड अमेरिका में, वो सब कविता देखेंगे तो समझ में आ जाएगा बाबा गांधी की दशा क्या हो रही है, जिसको उन्होंने दधीची का हार कहा और लोगों को बोला आज आ जाइए आप बारिश में मत भीगिए, गांधी जी को भीगने दीजिए, वो तो ऐसे ही हैं दधीची के हार, उनको कुछ नहीं होगा। तो ये सब जो जब वे कहते हैं कि आज के महाकारुणिक बुद्ध छपवाते हैं अपने वक्तव्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान में, ना मालूम कहां कहां जुटते रहते हैं भक्त अनुरक्त, चढ़ा जाते हैं नानाविध नैवेद्य, पहन लेते हैं कभी कभार चढ़ावे में आई 100 रुपए जोड़ी चप्पल। ये इसको जरा अंडरलाइन करके देखिए कि दिखावे के लिए कि पहन लेते हैं कभी कभार चढ़ावे में आई 100 रुपए जोड़ी वाली चप्पल, ओढ़ लेते हैं कभी कभार 1000 रुपए कीमत की दोहरी पश्मीना चादर, पा लिया करते हैं कभी कभार ऑस्ट्रेलिया के सेब, इजराइल के अंगूर। बाबा ऐसी आज ये जो ये संपूर्ण फलक में जो इस कविता को इस तरह से जब वे देते हैं अर्थ, तो आपको ऐसी एक कविता दिखेगी, कैसी दाहक होती है बांस की छांव, कोई घास क्यों कर जमे बांस बगान की छांव में, कोई भी अंकुर किसी भी बीज के अंकुए। ये बांस की छांव में अच्छा, ये जो बांस की छांव हम लोग कहते रहते हैं कि बांस के जहां बांस लगा दीजिए उसके नीचे में कोई, देखते भी रहे हैं गांव में कि उसके नीचे कोई पुष्प पादप आगे नहीं बढ़ पाता है। ये बांस क्या है? ये हमारे मानवीय परिवेश में जो बांस लगकर हमें छाया तो दे रहे हैं, लेकिन उस छाया में हमारा विकास रुका हुआ है। और असल संकट कहां है कि इस बांस को हमने ही लगाया है और हर 5 वर्ष बाद इसी बांस को हम ही परिवर्धित करते हैं। वे मनुष्य की बुद्धि, शक्ति, विवेक, मनोबल पर अत्यंत आस्थावान
रहने वाले कवि बाबा थे, जिन्होंने कहा कि सत्य है या देह, सत्य है या बुद्धि, सत्य है या धैर्य और विवेक, सत्य है या मनोबल अविजेय, सत्य है या बाह, सत्य है या हाथ, कि इसी की बदौलत कमा लेता हूं 4 पैसे नित, नहीं आते काम मुझको 4 हाथ वाले वे भगवान, नहीं आते काम वेद और पुराण, छोड़ अपना काम, निरर्थक क्यों हुए हैरान। ये परम सत्य कविता का कि ऐसी पंक्तियां मनुष्य को कितनी बार उद्वेलित करती रहती है। तो बाबा की रचना पर विचार करते हुए भाषावार कोई द्वैध किसी को नहीं दिखता कि उसमें ये भाषा समझ में नहीं आई। हाँ, ये जरूर है कि बाबा की कविता जितनी सरल है, और असल में कविता के साथ ये होता भी है। विभूति भाई और ललितेश भाई मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जो कविता दिखने में जितनी सहज दिखती है, अहरे बा भैर भैर ट्रक चानन एत्ते रास चानन, वो कविता जिस समय हम लोग एमए में पढ़ रहे थे वो लिखी गई थी, उन्हीं दिनों वह कविता देखने में इतनी सहज कविता और उसका अर्थ इतना विराट होता है बाबा के यहाँ कि आप उनकी रचनाएं चाहे हिंदी की हो चाहे मैथिली की, हर बात हर जगह उन्होंने अधिकार से वंचित, अपनों से प्रवंचित लोगों के हित में ही की है। एक बार मनोहर श्याम जोशी से बात करते हुए बाबा ने उनको कहा कि मैं गरीब किसानों के साथ हूं, गरीब मजदूरों के साथ हूं, हरिजनों के साथ हूं, इनका उद्धार हो यह मैं चाहता हूं। लोगों को खाने पीने को मिले, वे ढंग से रह सकें। पहले जो था उनमें सब बुरा ही नहीं है, आज जो है उनमें सब अच्छा ही नहीं है। जो मनुष्य मात्र के लिए अच्छा हो उसे रखें, शेष को फेंक दें। ये चेतना जो बाबा की थी, ऐसे बाबा आज हमारे बीच नहीं हैं। जिन लोगों ने कभी मिथिला वास नहीं किया, उन्हें मिथिला के जनपदीय वातावरण का अनुमान नहीं हो सकता। वे नहीं समझ पाएंगे कि मिथिला में कितने पारू, कितने विशेषरी, कितने रतिनाथ की चाचियां अभी भी पाई जाती है। वे बाबा के साहित्य में मिथिला को ढूंढ सकते हैं। यहाँ तो मुझे जो जितने लोग दिख रहे हैं वे तो सबके सब, और जो कमेंट्स आ रहे हैं उनसे भी लगता है कि बाबा के मैथिली और बाबा के हिंदी साहित्य से तो परिचित हैं ही, मगर जो लोग मिथिलांचल के नहीं हैं और मिथिलांचल के बारे में नहीं जानते, मुझे लगता है अकेले बाबा को पढ़ लें। ये अभी पिछले दिनों किसी शायद कैलाश जी के ही आयोजन में मैंने कहा था, किसी सोशल साइंटिस्ट की बड़ी ये जिज्ञासा की थी, तो मैं उस समय तो मैंने तीखी प्रतिक्रिया में कह दी यह बात, लेकिन बाद में जब सोचा मैंने सोचा तो मुझे लगा कि मैंने सही कहा है कि अकेले बाबा नागार्जुन, अकेले बाबा यात्री के यहाँ दुनिया भर के जितने सोशल साइंटिस्ट हैं वे सीखने के लिए उनको आना पड़ेगा, यदि बाबा के पूरे साहित्य को वे देखना चाहेंगे तो। अकेले राजकमल चौधरी के यहाँ देखने को सभी सोशल साइंटिस्ट को ये मिल जाएगा। तो मेरा कहना था कि जो लोग मिथिलांचल, जिन लोगों को देखा हुआ नहीं है, वे चाहें तो बाबा के साहित्य को पूरा पढ़ लें और उनको बाबा के साहित्य में पूरी मिथिला मिल जाएगी। वाकई साहित्य अपने जनपद की चित्तवृत्ति का वाहक होता है। बाबा यात्री या कि बाबा नागार्जुन जनपद का जीवन जीकर उन्हीं के जीवन का गीत जीवन भर गाते रहे। उनके साहित्य में कृषि कर्म और गृहस्थ जीवन का मौलिक स्वरूप अंकित है। उन्होंने कभी पद, मद, सम्मान, पुरस्कार या धन प्राप्ति के लिए समझौता नहीं किया, तिकड़म और जोड़ तोड़ नहीं की, अपने प्रचार के लिए दल नहीं बनाए, चेले नहीं मुड़े। जनहित में क्रियाशील जिस व्यक्ति की आज तारीफ की,
वही यदि कल पसंद नहीं आए तो उन्हें नंगा कर दिया। इसको आप चाहें तो जयप्रकाश नारायण पर ऐसी कविता उन्होंने लिखी है, जवाहरलाल नेहरू पर ऐसी कविता लिखी है। इंदू जी क्या हुआ आपको पढ़ लें तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो साहित्य के प्रति सदैव ईमानदार रहे नागार्जुन बाबा यात्री ने कभी अपने भीतर के इंसान को लालच के कारण टूटने नहीं दिया। सुविधा प्राप्त करने की दुविधा में उनके स्वर कभी नहीं हकलाए। शायद यही कारण हो कि उनकी रचना विद्वानों की मंडली से लेकर चरवाहों तक में समान रूप से समादृत है, और यह समादर बाबा को इसी तरह से आगे ले जाती है कि वो हमारी पीढ़ी में, मैं देख रहा था कि हमारे मित्र केदार कानन को बाबा बहुत प्यार करते थे। जब कभी यहाँ पुस्तक मेला देखने का उनका शौक इतना अधिक था कि एक एक दुकान पर सभी भाषाओं के, कन्नड़, मलयालम, तमिल, हर किसी के यहाँ जाते थे। और वो मेरे हाथ में लटके हुए यहाँ, माफ कीजिएगा ये थोड़ी व्यक्तिगत बात इसलिए कह रहा हूँ कि यही सच है, पर यहाँ पर कोई मैं बाबा को लेकर अपना यशोगान नहीं कर रहा हूँ, मगर ये देखा कि वो किताबों का जो माहौल देखते थे तो देखकर उनकी आंख में चमक आ जाती थी। और उसके बाद एक दिन उन्होंने कहा कि देखी केहन कुंभ सन लागे छे, हे केदारवा के एक बेर आन के देखा दही, केदार कानन के लिए। तो यह मैं मान रहा हूँ, मानता उस समय भी मानता था, आज भी मान रहा हूँ कि हमारी पीढ़ी को और हमसे बाद भी जो लोग आए, जो बाबा के संपर्क में उस समय तक आए, उन सबको भी अनुजों को प्यार देने का, छोटे बच्चों को अपने से छोटों को प्यार देने का बाबा का गजब का उनका उदाहरण था। और चुटीली बात किसी से कह देने का, कुछ हैं चुटीली बात वैयक्तिक प्रसंग के, वो सब अभी करने की जरूरत है नहीं। इतनी देर तक, लगभग घंटा भर तक आप सबने मेरी बात सुनी और कैलाश जी ने आप सबसे बात करने का अवसर दिया। मैं फोक ब्रेन का, कैलाश जी का और आप सबका के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। आगे कोई यदि प्रश्न हो, कुछ लोगों ने वो कालिदास सच बतलाना की चर्चा की। सर उसको बाद में करेंगे सर, पूरे बाद में कभी करेंगे। एक बार में तो संपूर्ण बाबा का होना मुश्किल है। अकेले पारो पर 4 दिन तक चल सकता है, अकेले रतिनाथ की चाची पर कई दिनों तक चल सकता है। वैसे हो तो सकता है एक अकेली कविता है बिलाप, जिस पर लंबे समय तक चल सकता है। तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप सबने मेरी बात सुनी। सर ये फोक ब्रेन की तो स्थिति यही है कि वो कहते हैं ना तुलसी के बारे में, कविता पा तुलसी न लसी, कविता लसै पा तुलसी की कला। तो फोक ब्रेन तो आपको पाकर धन्य हो गया सर। और बाबूजी बाबा की एक रचना हमें सुनाया करते थे, बूढ़ गाय ब्राह्मण के दान हर गंगे, उत्सर बंजर और शमशान हर गंगे, संत विनोबा पावे दान हर गंगे। ये बाबा ही कह सकते थे, किसी में ये सामर्थ्य नहीं था कहने का, ठाए पठाए बोलना, जिसको आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। तो अब मैं प्रोफेसर विभूति आनंद जी से निवेदन करूंगा कि उनके व्यक्तिगत भी, साहित्यिक भी और हर तरह से बाबा के साथ संबंध रहे हैं, तो वो अपनी बात को कहें। प्रोफेसर विभूति आनंद सर। एक मिनट आप, हाँ आप बोलिए। अहीं के धन्यवाद दै छी जे हमरा एहिठाम बैसलहुँ। हम जीवन में पहिल बेर ई काज कऽ रहल छी। कोरोना काल से जे वेबिनार स्तर के गपशप भेल, हम सब दिन से छी कटित रहलहुँ। हमरा तकनीकी ज्ञान नहीं, संजोग से एखन हम पटना प्रवास में छी, तकर सुविधा भऽ गेल।
मुदा पुस्तक नहीं छल काल्हि साँझ में अहाँ सूचित केलहुँ तऽ कने मने असुविधा भेल भऽ रहल अछि। मुदा प्रिय देवशंकर नवीन जते बात कहलनि बुझायल जे ओ हमरे मोनक बात कहि रहल छथि। एखन धरि सुनैत रहिए 25 वर्षक हमर प्राध्यापकीय जीवन भेल, 50 मिनट के घंटी होइ छलैया। आई लागल जे घंटा से ऊपर होइ छै दिल्ली JNU में। जैसे नवीन जी के धन्यवाद दैत एतबा तऽ कहल जा सकैए जे हुनका में अध्ययनशीलता हावी छनि। वो बहुत बेसी अध्ययन केने छथि, हुनका बहुत बेसी लोक से संपर्क छनि आ हुनकर दिमाग एते तेज छनि जो सब किछु हुनका दिमाग में फिट कैल रहै छनि और समय पर ओकर उपयोग करै छथि। एकटा प्रोफेसर के जे हेबाक चाही शब्द के लऽ कऽ ओकर विस्तार में जाकर ओकर व्याख्या करब, से सब गुण नवीन में छनि आ ताहि लए हम हुनका विद्वान मानै छियनि। हम काल्हिओ कैलाश जी के कहने रहियनि जे कवि कथाकार हैब आ विद्वान हैब दुनू दू विषय होइ छै। ओना पेशा से जे आइ नवीन छथि चाहे ललितेश भाई छथि अथवा हमहूँ छी प्राध्यापक रहलहुँ, मुदा हम प्राध्यापक नहीं भऽ सकलहुँ। अब जानि नहीं किया तैं हमरा नीक लागल जे हमर नाम के आगा में ई मात्र विभूति आनंद लिखने छथि। वो डॉक्टर विभूति चंद्र झा, वो मरि गेलै पोरका साल, वो रिटायर कऽ गेलै। जीवै छै विभूति आनंद, हमरा लगैए ओहिना जीवऽ के चाही। हमरा नीक बात छै। जतऽ धरि परिचय के सवाल छै, बतकही जकरा कैलाश जी एकटा नव शब्द गढ़लनि हैं, तो बतकही के क्रम में जो आत्मश्लाघा नहीं हुए तो हम किछु बात करऽ चाहब, बात कहऽ चाहब। हम बाबा अथवा नागार्जुनक गप नहीं करब, हम जात्री जी के गप करब। बाबा अथवा नागार्जुन जात्री जी के हत्या कऽ देलकै। जात्री जी आब नहीं छथि, कतौ कतौ यात्री अबै छथि। हमरा सब बचपन में पढ़ैत रहिए सख सह छत्र ज्ञ, जर लव सख सह छत्र ज्ञ। तऽ हमरा सबके तालव्य सँ मूर्धन्य सँ दंत सँ नहीं पढ़ाओल गेल, हमरा सब य के ज पढ़लिए। तैं जात्री जी में ज के उच्चारण के लिए यात्री में कतौ कतौ जात्री जी सेहो ज के प्रयोग केने छथिन। जेना ललित पर विशेषांक निकलले मिथिला मिहिर के, हमरा दायित्व देल गेल जे अहाँ जात्री जी पटना में आयल छथिन आ अहाँ रहै छी हुनका पाछा पाछा लागल, तऽ हुनका से दू पाँति लिखाउ। हम लिखेलहुँ तऽ हमरा जेना मोन पड़ैया, ओ चिट्ठी तऽ आब हमरा लग में अछि नहि, ओ छपल छै यात्री समग्र में। शायद ओहिमे ज के प्रयोग भेल छै कि नहीं से नहीं कहि सकै छी। ओ लिखने रहथिन ज, आ हम ललित पर एकटा किताब लिखने रहिए से हुनका देलिए, और एक पेज के चिट्ठी ललितक नाम से लिखलखिन। बैद्यनाथ मिश्र के दूटा रूप, एकटा यात्री आ एकटा नागार्जुन। मुदा आई स्थिति ई छै जे जात्रियो कतौ नहीं छथि, नागार्जुनो कतौ नहीं छथि, असगर बाबा जात्री छथि, बाबा नागार्जुन छथि। तो बाबा नागार्जुन चल सकै छै हिंदी में, बाबा जात्री नहीं चल सकैया। वो जात्री जी छला है, वो हमरा पिता के सेहो जात्री जी, हमर सेहो जात्री जी, हमर पुत्र के सेहो जात्री जी। वो एकटा रूढ़ भऽ गेल छै जात्री जी मिथिला में। तैं हम कहब जे जात्री जी के देखबाक लेल अथवा हिंदी के नागार्जुन के देखबाक लेल मैथिल आँखि चाहिए। मैथिल आँखि सँ जो पढ़बै, जेना किरण जी कहने रहथिन जे विद्यापति गीतक आनंद लेबाक लेल, ओकरा बुझबाक लेल मैथिल आँखि चाही, नहीं कि पाश्चात्य सिद्धांत के उपयोग करक चाही या भारतीय सिद्धांत के। मिथिला के जे अपन आँखि छै ताहि हिसाब से हमरा लगे जे जात्रियो जी में जे सब बात छै आयल, वो कविता होय,
वा दूटा उपन्यास होय, दूटा कविता संग्रह, दूटा उपन्यास होय, ओहिमे देखल जा सकैए। एहिठाम विषयांतर भऽ जाइ छी। नवीन जी बलचनवा के सेहो मैथिली उपन्यास मानै छथि। हमरा नहीं लगे जे कोन आधार पर मानै छथि। बलचनवा के जे मैथिलीकरण हमरा देखल अछि, मिथिला सांस्कृतिक परिषद कलकत्ता से प्रकाशित छै, ओकरा जो गौर से पढ़बै तो ओहिमे दू तरहक वर्तनी के प्रयोग छै। यात्री के वर्तनी जे छै से एखनो बेछप छै। वो शायद 16 या 17 पेज तक वो मूल यात्री के लिखल छै, तकर बाद ओकर केओ अनुवादक भेल छथिन, प्राय जे भेल छथि से आब नहि छै दुनिया में। ओकर दोसर संस्करण सेहो भेलै मैथिली में, ओहू में वएह रूप छै, ओकर मतलब वर्तनी के नहीं अंतर कयल गेलै। तखन लोक अंदाज करैया, पैघ लोक भऽ जाइ छै तऽ लोक अंदाज तऽ करिते अछि, आ एखनो जे प्रकाशनक सुविधा छै तक पर विश्वास कयल जा सकैया जे यात्री जी पारो हो कि बलचनवा हो कि नवतुरिया हो कि रतिनाथक पितियाइन हो, वो पहिने लिखलनि मैथिली में, प्रकाशनक असुविधा के देखैत ओकरा हिंदी केलनि आ से हिंदी में प्रकाशित भेलै। आब तऽ पारो सेहो हिंदी के उपन्यास भऽ गेल छै। कुलानंद मिश्र ओकर अनुवाद केने रहथि, हम नहीं देखलहुँ हैं जे आब ओकरा मैथिली हिंदी उपन्यास के रूप में प्रयुक्त कयल जा रहल छै। तऽ कहलहुँ जे ओहिमे जे आयल छै। हाँ, एकटा बात और हम कहै छी जे हमरा ई सौभाग्य रहल है जे हम 1996 के नवंबर में पंडौल कॉलेज में ज्वाइन केने छी। 7 नवंबर के, काल्हि ओकर 25 वर्ष पूरि जेतै। हम अहाँके कहै छी जे पारो पढ़ने छी, जे बलचनवा पढ़ने छी, तो पारो में पंडौल परिवेश के खिस्सा से पंडौल स्कूल के चर्चा छै। पारो स्कूल जे पढ़ै छलियै पंडौल में पढ़ै छलियै। आ बलचनवा के जे आंदोलन भेलै किसान आंदोलन, वो अहाँके ओही बेल्ट में भेल छलैया, बरमोत्रा, सागरपुर, सकरी के एरिया में। आब कतौ किछु नहीं छै। बूढ़ सूढ़ लोक से एकटा वैद्यनाथ यादव छला है हमरा कॉलेज में टीचर, उनका पूछने रहियन तो वो कहले जे हमर बाबूजी जगधारी यादव जे मिथिला राज्य के समर्थक छला है, बापू जगदीश जानकी नंदन सिंह के सहयोगी छला है, वो कहलखिन जे एक बेर किसान आंदोलन भेल रहे। तो ओकरो भेटै छै जे ओ यात्री जी कोनो न कोनो सत्य कथा के घटना के लऽ कऽ ओकर व्याख्या करें। तो परिवेश, ओहि परिवेश में हमर 25 वर्ष बीतल। तो हमरा बोध होइया जेना हम लोग के कहै छै जे यात्री जी हमर विवाह में बरियाती गेल छला है, तहिना इहो गौरव बोध होइया जे यात्री जी जाहि परिवेश के पारो और बलचनवा में अनलनि, ओहि परिवेश में हम आजुक लोक 25 वर्ष बिता देलहुँ। अनुभव होइया आब पारो में जे समस्या उठाओल गेल छै, आब वो समस्या नहीं छै। ओहि समय में एकटा समस्या रहे, पूरा पंडित वर्ग मिथिला के जे तथाकथित छला है, हुनका बुझल जे पारो लिख कऽ हमरा सबके देखार कऽ देलक, कपार फोड़ि देलक मिथिला के। एहि तरह कविता के उपयोग कयल गेल रहे पाठकीय में पंडित त्रिलोकनाथ मिश्र द्वारा। आब कपार फोड़बाक गप नहीं छै, आब आंखि मुनबाक गप छै। आइ के पारो जे छै से बहुत आगू चल गेल छै। आब वो पारो नहीं छै। ओहि पारो में यात्री जी लिखे छथिन जे अगिला जन्म में हमरा लोकनि भाय बहिन भऽ कऽ नहीं, पति पत्नी भऽ कऽ जन्म ली। कहिए ओकरा लगा बौआ के बंद कर दे। हाँ, तो से कहैत रही, अहाँ गौर करबै नवीन जे पारो 1946 में छपलै, ठीक छै। तकर बहुत सालक बाद नवतुरिया छपलै। नवतुरिया में मतलब अनमेल विवाह के विरोध कयल गेल रहे, पारो में कल्पना कयल गेल रहे। लेकिन कतौ न कतौ यात्री जी लेट करै छथि, विलम्ब करै छथि। कैलाश जी अहाँ ध्यान देबै, अहाँ एहि पर काज केने छी।
एही बीच में बहुत रास अचर्चित रह जाय छै। ओही विचारधारा के एकटा महत्वपूर्ण हस्ताक्षर रहे चतुरानंद मिश्र। चतुरानंद मिश्र कला उपन्यास लिखलनि जकर चर्चा हेबाक चाही नहीं भेलै। ओई उपन्यास में, कला उपन्यास में 1948 में वो उपन्यास छपलै, पहिल एडिशन। दूसरो एडिशन बिकेले, वो 48 में छपले। तेसर एडिशन 84 में मैथिली एकेडमी से छपले। ओई में चतुरानंद मिश्र के दृष्टि और यात्री जी के दृष्टि के अंतर देखियो। एके विचारधारा के लोग, यात्री जी के साहस नहीं भेलनि जे ओ पारो आ ओकर जे नायक छै तकरा विवाह करेथिन। अगला जन्म में पुनर्जन्म पर विश्वास करैत ओ टाइट देलखिन। लेकिन ओई अनमेल विवाह के चतुरानंद मिश्रक जे विचार छलनि हैं, ओ कला के डॉक्टर करायन से बियाह करा के एकटा नव दृष्टि देलखिन। ई मैथिली कथा के, मैथिली उपन्यास के जे विकास यात्रा छै तकरा हम मतलब इंगित करै छै। तहिना बलचनवा के बारे में सेहो यात्री, ओहिठाम यात्री जी मतलब बेसी दूरदृष्टा साबित होइ छथि। जखन हुनका से केओ पूछलखिन जे आइ जो बलचनवा रहैत तकर की स्थिति होइतै, तो ओ लिखै छथिन प्रायः कतौ सुनल अछि जे ओ आइ MLA भेल रहथि। तो अति राजनीति के जे स्थिति छै आइ, तकरा यात्री जी बहुत पूर्वे आकैन लेने रहथि। ई वैचारिकता छै। मैथिली में वैवाहिक समस्या बहुत रहले सब दिन से। विद्यापति टाइम में सेहो विवाह पर से लिखल। यात्रियों के टाइम में हरिमोहन झा यात्री के समकालीन, ओहो यात्री महिला पर विशेष, विवाह पर विशेष ध्यान देलखिन। लेकिन आब स्थिति बदलल छै। आब अहाँ के कतौ पारो नहीं भेटत। आब ओपन छै, लिव इन के जमाना छै। सब संग रहैया, सरोगेसी के जमाना छै। आई पारो के परिवेश जे छै, ओई परिवेश पर हम एकटा उपन्यास लिखल है, अन्हार घर साँपे साँप। ओ अहाँ के विकृति देखायत जे पारो के जनरेशन आगू की कर रहल छै। ओ अगला साल छपि सकैया। ओ ओहिठाम के जे स्थिति छै, आब ओतऽ किसान आंदोलन नहीं छै, बिहार में नहीं छै, भारत में नहीं छै। एते पैघ शोषण भऽ रहल छै देश में किसान के प्रति। आई हमरा सब गुम्मी लदने छी। बहुत बुद्धिजीवी के दिमाग में बैसल है, हमरा सब एहिठाम बैस कऽ विमर्श कऽ सकै छी, ओकर संग नहीं दऽ रहल छियै। और जते गुंडई कऽ रहल छै सत्ता, ओहि सत्ता के हमरा लोकनि सहजता से सहि रहल छी। ओकर झूठ के हमरा लोकनि शिरोधार्य केने जीव रहल छी। तऽ कहबाक अभिप्राय जे ई सब जे स्थिति एलै है, से यात्री के मैथिली में अयला से, यात्री के मैथिली से हिंदी में चल गेला से भेलैया, बदलाव भेलैया। यात्री के लागल रहन जे प्रायः मैथिली से बेसी हम हिंदी में कऽ सकै छी, विस्तार कऽ सकै छी। मुदा जे कविता के जे सौंदर्य छै, जे प्रकृति छै, जे निजता छै यात्री कविता के, ओ नागार्जुन से बेसी यात्री में छै। से ओकरा पढ़ला से, अनुवाद से ओते बेसी बात नहीं आबि सकै छै। नवीन से हम क्षमा याचना करैत, किया तऽ ओकर जे हम पढ़लिए पका है या कटहल, पाकल अछि कटहल, ओई में जे मैथिली छै तकर हिंदी जे अनुवाद भेलै, ओ बात नहीं आबि सकलै। ओ ओई ला जे मैथिल आँखि चाही, मैथिल दृष्टि चाही, से शोभाकांत और सोमदेव जी में नहीं आबि सकलै। ई हमर दुख अछि। रहल बात यात्री जी के संग रहबाक, तो कोनो पैघ लोग जे भऽ जाइ छै, हमरा सबके लेल पैघ लोग यात्री छथि, तो हुनका संग जो एको घंटा के लोग समय बिता लेलक, तो जीवन भरि के लेल होइ छै। यात्री जी हमरा बड्ड मानै छलाह, यात्री जी के संग हम बड्ड रहल छी। हम एहि बात के बुझै छियै। यात्री जी हमर विवाह में बरियाती में छलाह है। ई हमर सौभाग्य। 1984-82 में मैट्रिकुलेशन से मैथिली के हटा देल गेल रहे, तो हमरा लोकनि मैथिली भाषी छात्र संघ के द्वारा डाकबंगला चौराहा पर 48 घंटा के अनशन केने रही। हमहूँ रही बैसल। तो नारा सब, स्लोगन सब लिखल रहे, हमरे लिखल छल। तो एकटा स्लोगन रहे
जे ई अमरुख जनता सरकार एकरा घर घर सँ ललकार। बहुत लोग आयल छला है, घटना सुनबै छै तो सुभद्र झा आयल रहथिन तो बेंत उठा के देखलखिन जे ई अशुद्ध अछि, ई के लिखलक, अमरुख शब्द गलत छै। कहलखिन कि उनका तऽ हमरा बुझल जे बौआ एखन अहाँ नव छी, अमरुख शब्द के प्रयोग नहीं करियौ, ई गलत अर्थ दै छै, मूर्ख दियौ, अमरुख कतऽ कोन शब्द भेलै। थोड़े काल के ओ चल गेलखिन, थोड़े काल के बाद यात्री जी एलखिन तो प्रसंग कोना न कोना चल गेलै। तो यात्री जी के दृष्टि देखियो, हंसी हंसी में कहलखिन जे भाषा वैज्ञानिक सबके फेरा में नहीं पड़ू, ई सब अहिना गलती ताकैत रहत, आ इएह शब्द जे प्रयोग में आबि जेतै अमरुख शब्द तो ओकरे कोनो न कोनो नियम सँ परिनियम सँ ओकरा सिद्ध कऽ देथिन जे अमरुखे शब्द शुद्ध छै, मूर्ख शब्द नहीं छै शुद्ध। तो ई जे नव लोक के उत्साहित करबाक जे हुनक भाव छलनि, सब दिन एकटा आरो बात सब आदमी गौर करबै जे यात्री जी अपन समवयसी में कम रहै छला है, ओ धिया पुता संग रहै छला है, अपना से छोट के संग रहै छला है। कतौ न कतौ हुनकर भाव ई रहल छलनि जे ओकरा सबसँ नव लोक सँ नव हवा पानि में जन्म लेलकै, ओकर जे घ्राण शक्ति छै से हमरा सँ बेसी छै, तैं ओकर घ्राण शक्ति के हम अपना में पचा कऽ तकर अभिव्यक्ति जे छै से कविता सँ के माध्यम से या अन्य कोनो माध्यम से व्यक्त करी, ई हुनकर ई भावना छलै। एकटा और प्रसंग कहै छी कैलाश जी, जे विद्यापति के बारे में हमरा लोकनि पढ़ैत रहियै जे विद्यापति जहन कहलखिन जे आब हम मरि जायब लेकिन मरऽ से पहिने हमरा इच्छा होइए जे माय से दर्शन करी, गंगा से दर्शन करी। तो ओहि समय के जे फास्ट सवारी रहे महफा पर बैस कऽ ओ चलला बिस्फी सब, कथा छै, किंवदंती छै, जाइत 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 जे आइ के मोहिउद्दीन नगर विद्यापति नगर छै ओहिठाम जाकर बैसल बैसल थाकि गेलखिन आ कहलखिन जे आब माय के जो हमरा पर दया हेतै तो अपने आयत। फिर किंवदंती छै दुपहर राति में गंगा ऐली, एखनो ओकर क्षारण विद्यमान छै, जे केओ देखने होय ओ कहि सकै छी। मुदा एकटा बात के उल्लेख कतौ भेल छै लिखित रूप में, जे जहन यात्री जी अथी महाकवि विद्यापति जखन चलला तो जे जते रहे जते सुनलकै ओ धरोही लागि गेलै पाछा पाछा, जहिना भूखे प्यासे। अहाँ के आश्चर्य लागत, हम पहिने कहलहुँ जे हम पंडौल कॉलेज में रहल छी 24-23 वर्ष, सकरी में हम गेल रहूं और प्रदीप बिहारी सेहो छला हमरा संग आबि गेल। सकरी स्टेशन से जे टपै छै गुमती से लगाय मतलब तरुणी तक, हम उनके दाह संस्कार में सेहो भाग लेने छी, दुनू कात करमान लागल लोक, ओ राजकीय सम्मान से हुनकर ये भेलनि करमान। जखन कि यात्री जी गाम छोड़ि देने छला है, गाम नहीं अबै छला है, घरे नहीं छलनि, एकटा खपरा जकाँ छलनि जे हमसब द्वारसा दिन गेल रही, लेकिन यात्री के नाम जनै छलनि। हम एकरा कोरिलेट करै छी, नवीन जखन कहलनि सादतपुर वाला के गप, ओ अहाँ के मतलब सकरी से लऽ कऽ लगाय तरुणी धरि जे आदमी कही ओहिठाम सादतपुर में तो रहै छला है श्रीकांत के लग में, ओहिठाम तऽ नहीं रहै छला, ओहिठाम हुनकर घर छलनि, जन्म तऽ हुनकर सतलखा भेल रहनि, लेकिन तैयो ओहि यात्री जी के सब जनै छलैया। हम तऽ कहब जे नव लोक नागार्जुन के जनै छलैया, यात्री के भले ही पुरान लोग जनैत होय, नव लोग नागार्जुन के जनै छलैया। आ हुनकर जे सब छलनि हैं गाड़ी पर लागल, आगा पछा पुलिस चलै छलैया, आ तकर रोड के दुनू कात जे छै से करमान लागल लोक छलैया। तऽ कतौ ने कतौ जन के प्रति जे हुनकर निष्ठा छलनि, साहित्य के माध्यम से जकरा ओ व्यक्त करै छला, ओ हुनकर मरला के बादो देखऽ में एलै, देखऽ में अबै छै। एखनो हमसब किया चर्चा करै छी, काल्हि 23 वर्ष भऽ गेलै जहन ओ मूल छला, एहि देश से प्राण हुनकर निकलल छलनि। अंतिम दिन विद्यापति पर्व समारोह होइ छलैया, एकाएक खबर एलै
कलकत्ता में, आ वो गीत जे छै से एकाएक समदाउन में बदलि गेलै। 23 वर्ष हो गेलै, लेकिन तैयो आइ हमरा लोकनि यात्री के मोन पारै छी, तैयो हमरा लोकनि आइ नागार्जुन के मोन पारै छी, तैयो हमरा लोकनि आइ बाबा यात्री आ बाबा नागार्जुन के मोन पारै छी। किया? जै ओ लिखलनि ओ ओहि दिन के लेल कम, आबे वाला दिन के जाहि समय के हमरा सब भोगि रहल छी तकरा बारे में लिखलनि। हुनकर अधिकांश कविता आइ जे छै से समीचीन लगै छै तहिया जब खराबो लागल होइत, आइ पारो नहीं छै। आइ हुनकर समकालीन में बुच्ची दाई नहीं छै, आइ हीरा दाई छै। लिली रे के जे उपन्यास छै मरीचिका, ओहिमे जे हीरा दाई छै पात्र से सेकेंड वॉल्यूम में वो बिजनेस मैनेजमेंट सिखबै छै। तो जे बुच्ची दाई चुप, जे पारो अपन भाई के देखबै छै सोनित लागल साड़ी, से हीरा दाई बन के आई बिजनेस मैनेजमेंट सिखबै छै। से हीरा दाई आई जैसे से फाइटर विमान चलबै छै, सत्ता कुर्सी संभारै छै। तो ई जे व्याप्ति छलै दृष्टि के, यात्री के दृष्टि के, जे काल्हि की हेतै, काल्हि की होबे वाला छै, तकरा ओ बहुत पहिने बहुत पहिने जानि लेने छलखिन, पढ़ि लेने छलखिन, देख लेने छलखिन। प्रकृति तो आइयो छै, प्रकृति तो तैयो रहतै, लेकिन कोयली कूक एखनो छै, गाम घर में स्वच्छ हवा एखनो भेटै छै, एखनो जे छै से चून तमाकुल के संबंध ओहिना अनामत छै गाम में। हाँ, जत जत सड़क पहुंच गेलै है तत तत असुविधा छै, मुदा एकटा बड़का संकट छै जे आइ आबे वाला समय, काल्हि के आबे वाला समय छै से की हेतै। या तो हमरा चिनवार पर बाजार पहुंच गेलै, हम बाजार बाद जीव रहल छी, बाजार जेना चाहैया तेना हम जीवै छी। हमरा लोकनि एखन जे ब्राह्मणवाद के चर्चा करै छी, जे ब्राह्मणवाद बढ़ि गेलैया, ताहिमे एकटा बात हम कहऽ चाहब। आइ भोर में हम अपन पीढ़ी के जे नीक एकटा चिंतक या कहबै जे उद्धरण याद राखऽ वाला कवि छथि नारायण जी, हुनका से गप होइ छलै। काल्हि अहाँ सब गौर केने हेबै कि नहीं जे काल्हि तरौनी में यात्री पुस्तकालय पर एकटा कवित्री सम्मेलन भेल रहे। ओहिमे अपराजिता शीर्षक से, अपराजिता यात्री जी के पत्नी के नाम रहे, जे केओ आयोजन कैलन ओहिसे नहीं मतलब अछि। ओही क्रम में जोड़ा मंदिर के फोटो सेहो आयल रहे, अजीत आजाद पोस्ट करने छलाह। थोड़े काल के बाद 3 तरह के जोड़ा मंदिर के फोटो एले, एकटा एकदम ध्वस्त, एकटा डेंटिंग पेंटिंग कैल, एकटा जंगल में फंसल। ओई कविता में गौर करबै नवीन, जे जहन गप होइ छै अंत में सरजू राव से, जे ओ जे ई बात ककरो नहीं फुरले जे अपन बाप के सारा पर मंदिर बनायत, से ओकरा फुरले, से बड़ अखरै छै। तो यात्री जी कहे छथिन जे तरौनी के बाबू भैया तो हमरो मोजर नहीं दैया। एहि पर बात गौर करबाक छै जे ब्राह्मणवाद जे छै से जातीय स्तर पर ब्राह्मण से हट के गैर ब्राह्मण में चल गेलै है। ब्राह्मणवाद मरलै या नहीं, वो स्थानांतरण भ गेलै, ओकर हृदय परिवर्तन भेलै है, एहि हृदय से हट के ओहि हृदय में चल गेलै है। तकर चिंता चित्रा में जे जोड़ा मंदिर छै ताहि में वो चर्चा केने छथिन। तथापि एहि सबक बहस के बादो यात्री जी मनुष्य के प्रमुख मानलनि जे सबसे पैघ सत्य मनुष्य छै। मनुष्य जो सही रहत तो ई दुनिया सही रहते, ई मिथिला सही रहते, ई बिहार सही रहते। बाकी सब जो गड़बड़ो हेतै तो मनुष्य जो साकांक्ष रहत तो ओकरा बदल देते। हमरा लोकनि उम्मीद कर सकै छी जे आइ जाय हमरा लोकनि व्यवस्था के अंतर्गत जीवन यापन कर रहल छी, जीव रहल छी, ओ कतौ से सुखद नहीं छै। हमरा लोकनि निष्बद्ध भेल बैसल छी, आइ ने काल्हि ओहिमे परिवर्तन हेतै। हमरा लोकनि हतोत्साह नहीं छी, आशावादी छी। हमरा लोकनि यात्रीय परंपरा के लोक छी।
मैथिली में बहुत रास इतिहास भूगोल ये पर गप नहीं करब। नवीन जी कहि देने छथि। बहुत लोग कहे छथिन जे प्रगतिशीलता सीताराम झा से शुरू भेल, बहुत लोग कहे छथिन जे भुवन जी से शुरू भेल। हमरा संसद बहुत लोग ई माने छथिन जे सही में वैज्ञानिक स्तर पर, तार्किक स्तर पर, सोचक स्तर पर, दर्शन के स्तर पर जब प्रगतिशीलता आरंभ मैथिली में भेल तो यात्री से। मुदा आई के तारीख में हमरा लोग जीव रहल छी। आब हमरो लोग हमरा तो लगे नवीन छोड़ के हम ललितेश भाई रिटायरो क गेल छी, अखन एक्टिव सर्विस में नवीन छथि। आब जे छै से यात्री के परंपरा के हमरा लोग छी, लेकिन यात्रिक भाषा, यात्रिक काव्य भाषा आब नहीं छे जत यात्री छला है। यात्री के काव्य भाषा से बहुत आगू के काव्य भाषा, बहुत आगू के स्फीत दृष्टि जे छे से हुनकर बादक पीढ़ी में एले। ओइमे ललितेश मिश्र, सुकांत, महाप्रकाश के ल सके छी। तकर बादो के पीढ़ी हमर सबक पीढ़ी एले, ओकर अपन आइ जे पीढ़ी छे, आइ जे टटका पीढ़ी छे, अहाँ के मतलब सुखद आश्चर्य हैत कैलाश जी जे बहुत रास भाषा में नव लोक नहीं आबि रहल छे, नव लोक नहीं लिख रहल छे। बहुत छोट भाषा छे मैथिली, मुदा मैथिली में लगभग एक दर्जन कवि जे छे से नव एलैया आ उ बहुत त्वराक संग, बहुत अध्ययनशीलताक संग, बहुत नव भाषा के ल क, नव तेवर के ल क से सृजनशील भेलैया। बहुत सुखद अनुभूति द रहल छे मैथिली काव्य के, मैथिली कविता के। कथा से हो लिखल जा रहल छे, लेकिन हमरा जनैत जे बात छे हिंदी में जे हम पढ़े छिए आइ काल्हि, तो वह 10टा नाम जे छे एखनो अरुण कमल के, आलोक धनुआ के, ज्ञानंद पति के चर्चा करे छी। बहुत आगा बढ़े छी तो शहंशाह आलम के चर्चा करे छी, और कते कते सब छी। बंगला में सेहो हाल छे, नव लोक नहीं आबि रहल छे। ओइ विपरीत परिस्थिति में छोट भाषा रही तो मैथिली में जो नव तूर आबि रहल छे, तो कतौ न कतौ यात्री जी को आशीर्वाद फलित भ रहल छे जे नवतुरिया आब आगा, नवतुरिया आगा एलैया, ओइ धारा के आगू बढ़लकैया। हुनकर जे भाषा छलैन, हुनकर जे दृष्टि छलैन, ओकरा बेसी फलक में आनि क हमरा सबक सोझा में आनि रहल छे। मुदा दुर्भाग्य ई छे जे पठनीयता जे छे सब खा गेल रहल छे। फेसबुक जे छे ओइ में जे कवि के जे भरमार भ गेलैया, ओत जो 10टा कवि मैथिली में कविता लिख रहल छे तो हेराल जकाँ लागे छे। हमरा लोकन अजित आजाद के नहीं पढ़ि पाबै छी, हमरा लोकन रमन कुमार सिंह के, रघुनाथ मुखिया के नहीं पढ़ि पाबि रहल छी, हमरा लोकन गुंजन श्री हुनकर पिता चुन्नू के नहीं पढ़ि पाबि रहल छी, हमरा लोकन बाल मुकुंद के नहीं पढ़ि पाबि रहल छी, हमरा लोकन विकास के नहीं पाबि रहल छी, हमरा लोकन धीरेन्द्र प्रेमर्षि, विजेता चौधरी के नहीं पाबि रहल छी। लेटेस्ट में, अधुनातन में हम लेटेस्ट न्यूज कहे छी जे हमरा लोकन संस्कृत मिश्रा के, हमरा लोकन सोनी नीलू झा के नहीं पढ़ि पाबि रहल छी। ई दुर्भाग्य छे। जखन किताब छपि रहल छे, खूब छपि रहल छे, आइ हम एहि माध्यम से आशीर्वाद दै छियनि संस्कृति मिश्रा के जो हुनका प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में आइए चिट्ठी देखलिए जे चेतना समिति सम्मानित कलके हैं। एहि आधार पर हम कहे छी चेतना समिति सम्मानक पात्र छी। जो नव जे लोग लिख रहल छे ताइ में ज्योत्सना सम्मान काठमांडू वासी नेपाल विजेता चौधरी के देलकै है। एकटा सुखद बात छे। तखन ओही ठाम नव पुरानो धारा चलि रहल छे, आ से खूब चलि रहल छे। आ से ओ धारा जे छे से फेसबुक के जे मैथिली साहित्य छे ओहि बेसी प्रतिष्ठित होइ छे। तो ई सब वैचारिकता छे। हम यात्री के जे पुण्य स्मृति में जे आइ अंतिम हमरा एक आगा काल्हि के बदला आइ जे क रहल छी, जे बैसलहुँ हैं, ताहि में एखन धरि जे नवीन के सुनलियन वो हमरा बुझाइए जे हमरा तकर बाद कुछ कहबाक लेल रहिए नहीं गेल छले। लेकिन हमरा कैलाश जी से डरो होइए। एक
एक ही जगह के घर द्वार अछि हमरा सबके, काल्हि से फोन केनाइ शुरू करते तें जे किछु वर्णी हमरा फुरायल, हमरा लोकनि आब प्रतीक्षा कर रहल छी जे हमर सम्मानीय ललितेश जी छथि, आब जे बचल खुचल छै तकरा ओ हमरा सबके बचा दे, हमरा नवीन के लगमे किछु बचलो नहीं छनि, हमरा जे छै से बचा लेता और हमरा कनी झाँप तोप कऽ देता जे पहिल बेर हम, अहाँ सब तऽ एक्सपर्ट छी, बेसी काल अबै छी तऽ हमरो आइ धाक खोलल है, भऽ सके आगू हम बिना अध्ययन के जतबा कहि सकै छलहुँ तते कहलहुँ। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी, अहाँ के नवीन जी, अहाँ के बहुत बहुत आशीष। भाई अहाँ के सुनबाक प्रतीक्षा कर रहल छी ललितेश जी। बहुत बढ़िया सर, बात कही तो हम लोग कर ही रहे हैं। और आप दोनों ने कहा कि बाबा नागार्जुन की एक खूबी थी कि वो जो यंग जनरेशन है, बच्चे हैं, उनके साथ मिलते थे और वह एक कल्पना करते थे कि जो भावी समय कैसा होगा। नीक हमरा लगैत अछि ई आधुनिक संसार, रंग बिरंगक लोक, विविधाचार आ विचार, रेल बिजली ट्राम, पोस्ट टेलीग्राम, जलधि में जलयान, नील नभ में श्वेत पीत विमान। ये बाबा नागार्जुन थे, ये बाबा थे। और सही भी लगता है कि एक यात्री की अपनी एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है, तो मिथिला में वह पहचान भी सही है। लेकिन जब वो पैन इंडियन होते हैं, वह बाबा जो पहाड़ों में जाते हैं, हिमाचल में जाते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं, वह बाबा की भी अपनी एक आइडेंटिटी होती है। वह भी आइडेंटिटी जो है उसको एक सार्वभौमिक आइडेंटिटी प्रदान करता है, तो हमें उसको भी सम्मान करना चाहिए। तो हम तो यात्री से गर्वान्वित हैं क्योंकि हम मिथिला के हैं, लेकिन हम नागार्जुन और बाबा को भी सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य के माध्यम से लोगों को बताया ये मिथिला है, ये मिथिलांचल है, ये वहाँ की परंपराएं हैं। वो एक ऐसे थे जिनके जब वो लिखते थे तो बड़ा ही रूथलेस होते थे। वो एक ऐसे थे जब वह हम लोग रिसर्च की भाषा में कहते हैं इंटरनलाइज करना, अपने मन में, पुरुष के मन में नारी के भाव को लाना और उसको व्यक्त करना, यह जो कला उनमें थी, वह कला ही उन्हें नायाब बनाता है। तो अब बतकही को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और हम प्रोफेसर ललितेश मिश्र से निवेदन करते हैं कि वो बतकही में बाबा नागार्जुन यात्री, मैंने टॉपिक का नाम दिया था बाबा नागार्जुन का यात्री होना, ये था टॉपिक का। तो प्रोफेसर विभूति आनंद जी, आपके नाम को विभूति आनंद मैंने नहीं लिखा है, आपने लिखा है। मैंने अपने पोस्टर पर प्रोफेसर विभूति आनंद लिखा है। प्रोफेसर ललितेश मिश्र जी। अनम्यूट कर लीजिए, अपने को अनम्यूट कर लीजिए जी। धन्यवाद कैलाश बाबू कि आपने फोक ब्रेन के तत्वावधान में जो यह आयोजन मैथिली के बैद्यनाथ मिश्र यात्री और हिंदी के नागार्जुन की स्मृति में इस प्रकार का कार्यक्रम रखा। उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व के विविध आयामों का दिग्दर्शन नवीन जी के माध्यम से करवाया, विभूति आनंद जी के माध्यम से करवाया और इन दोनों विद्वान वक्ताओं के द्वारा इतने सारे पक्षों को उद्घाटित किया गया है, या उनकी दृष्टि में उन्हें जैसा लगा उनका साहित्य कर्म या उनका व्यक्तिगत जीवन, उन सारी बातों को जितनी प्रवीणता से, जितनी गहराई से उन लोगों ने रखा है, तो उसके बाद कुछ ऐसे विषय रह नहीं गए अनछुए जिस पर मेरे द्वारा कुछ कहा जाना उचित है। वैसे भी मेरे साथ एक बहुत बड़ी कठिनाई यह है कि मैंने बहुत ज़्यादा कुछ कभी पढ़ा लिखा भी नहीं। ये बात सही है कि साहित्य का मैं छात्र रहा हूँ, अध्यापन भी मैंने साहित्य के ही विषय में किया है, इसीलिए थोड़ी बहुत जो समझ है
तो उस आधार पर जो कुछ मैं जान पाया, समझ पाया, तो उसके संबंध में हम थोड़ी बात कह सकते हैं। लेकिन कदाचित आपको यह भ्रम हो सकता है, भ्रम नहीं बल्कि एक तरह से कह सकते हैं कि यथार्थ का दर्शन इस अर्थ में आपको होगा कि इन लोगों ने जो बहुत सारी बातें कहीं, उसमें बहुत जगह में मैं सहमत नहीं हूँ, मेरी असहमति है, और उस असहमति के कारण कदाचित सुनने वालों को, श्रोताओं को, फोक ब्रेन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को ऐसा लग सकता है कि हमारी दृष्टि वक्र है। लेकिन इसके बावजूद भी इस वक्रता से संबंधित अगर कोई आरोप या कोई आलोचना मुझे सुनने को भी मिले, तब भी मुझे प्रसन्नता ही होगी, क्योंकि उसके कुछ कारण हैं जिन कारणों की चर्चा मैं करना चाहूँगा। देखा जाए, जो श्रोता बंधु हैं या जो उपस्थित हैं, जैसे नवीन जी उपस्थित हैं, विभूति आनंद जी उपस्थित हैं, साहित्य के दो मुख्य प्रकार होते हैं। कई आलोचकों ने, साहित्य शास्त्रियों ने साहित्य को जो बांटा है कोटि में, उसमें दो किस्म की कोटियां उन लोगों ने बताई हैं। एक को उन्होंने कहा कि लिटरेचर ऑफ डायरेक्शन, एक ऐसा साहित्य जो आपका पथ निर्देशन करता हो, पथ निर्देशन या पथ के जो हमारे आयाम होंगे उसको वो निर्धारित करने वाला वो साहित्य हो। अब जैसे उदाहरण से मैं आपको बताता हूं, फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस में गरीबी थी, आम जन को भोजन मिलना नसीब नहीं था, लेकिन साम्राज्ञी मेरी एंतुआनेते केक खाती थीं, लोगों के मन में विरोध भी था, लेकिन लोगों के पास इतना सामर्थ्य नहीं था कि वह विरोध कर सकते थे, और जो शासन व्यवस्था थी उसके खिलाफ आवाज बुलंद करके वो अपनी परिस्थितियां बदल सकते थे। ऐसी स्थिति फ्रांस के क्रांति के समय फ्रांस में भी नहीं थी। लेकिन तीन ऐसे व्यक्ति उसी माहौल में उद्भूत हुए, जिनको हम रूसो के नाम से जानते हैं, जिसको हम वोल्टेयर के नाम से जानते हैं, जिसको हम दिदेरो के नाम से जानते हैं, जिसने अर्थव्यवस्था के नए स्वरूप की व्याख्या की। वोल्टेयर ने लोगों में जोश भरे और रूसो ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत के तहत लोगों को उसकी अहमियत बताई, और तब जाकर के फ्रांस की क्रांति का सफल होना सुनिश्चित हो सका। ये जो उनके साहित्य हैं उसको कहते हैं हम लोग पथ प्रदर्शन का साहित्य अथवा लिटरेचर ऑफ डायरेक्शन। एक दूसरा साहित्य है, दूसरी कोटि है साहित्य की, उसको हम लोग बोलते हैं लिटरेचर ऑफ अचीवमेंट। वह उपलब्धि का साहित्य होता है, वह किसी समसामयिक परिस्थितियों के पीछे वो नहीं जाता। वह साहित्य वैसी परिस्थितियों, वैसे गुणों और अवगुणों को चित्रित करने में, रूपायित करने में, व्याख्यायित करने में जो समय लगाता है, वह साहित्य, उसको कहते हैं उपलब्धि का साहित्य अथवा लिटरेचर ऑफ अचीवमेंट। ये क्या है, जरा सा इसको भी देख लिया जाए। इंग्लैंड में जिस समय में शेक्सपियर हुए या अन्य जन हुए, तो वहां सामाजिक वैषम्य नहीं था, ऐसी बात नहीं है। वहां भी आप जानते हैं कि चर्च में रहने वाले लोगों का जीवन एक दूसरे किस्म का था और सामान्य जन का जीवन कुछ दूसरे प्रकार का था। और इन परिस्थितियों के कारण ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि समभाव, समदृष्टि वाला समाज इंग्लैंड में भी शेक्सपियर के समय में रहा था, ऐसा नहीं है। शेक्सपियर उस तरह की विषमता, आर्थिक असंतुलन, सामाजिक वैषम्य, वो उसको भी चित्रित कर सकते थे, और उनके लिए वो जितने बड़े कलाकार थे, जितने बड़े रचनाकार थे, वो इस काम को कर सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? प्रेम, घृणा, द्वेष, लालच,
जो कोई भी प्राणी है, मनुष्य है, उसमें घृणा भी होगा, उसमें प्रेम भी होगा, उसमें वैराग्य की भी भाव होगी, उसमें क्षोभ का भी प्रकाश होगा। ये सारे जो मानव सुलभ गुण और दुर्गुण हैं, उसका समावेश उसके व्यक्तित्व में होगा। और इस पर जो आधारित रचनाएं होती हैं, वे कालजयी होती हैं, वे सार्वकालिक होती हैं। और चूंकि वो मानव के गुणों और दुर्गुणों पर आधारित होता है, उसके चित्रण पर आधारित होता है, तो वह उपलब्धि का साहित्य बन जाता है। होमर को हम क्यों याद करते हैं? होमर के एलियट को क्यों याद करते हैं? तुलसीदास के रामचरितमानस को हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो एक किसी खास समय की सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन उसमें कदाचित उस साहित्य में नहीं है। वो प्रकारांतर से कहीं न कहीं पृष्ठभूमि में वे सारी चीजें आ तो रही हैं, लेकिन वो मुख्य प्रतिपाद्य विषय नहीं है। मुख्य प्रतिपाद्य विषय मानव सुलभ गुणों और दुर्गुणों को चित्रण करना, उसको प्रकाशित करना, उसको लाना, यही उनका ध्येय है। इसीलिए इस प्रकार के साहित्य को लिटरेचर ऑफ अचीवमेंट कहा गया, उपलब्धि की साहित्य कहा गया। अब बहुत लंबी बातचीत नवीन जी ने की है और उन्होंने यात्री जी के संबंध में जितने सारे तथ्यों का या प्रसंगों का जिक्र करते हुए और उनके कविता के वैशिष्ट्य को उन्होंने बताया है, तो इसीलिए मुझे ऐसा बहुत लोभ नहीं है कि मैं अपनी इस स्थापना को ही पुनरावृत्त करूं कि उपलब्धि का साहित्य यात्री जी का साहित्य नहीं है। इसके पीछे भी मेरे कई तर्क हैं जो असाधारित हैं, आधार युक्त हैं, जिसको बताया जा सकता है। एक विशेष समय सीमा के तहत जो हमारी सामाजिक स्थितियां थीं, उस सामाजिक स्थितियों के उद्भेदन में और उसको सामने में ला करके जो समाज के भीतर का चरित्र है, उसकी नग्नता को दिखाने की भरसक उसमें चेष्टा हुई है। लेकिन जो उनकी खूबियां हैं, वो खूबियां एक अलग किस्म की हैं, जिसकी चर्चा भी मैं कर देना चाहता हूं। प्रायः सबको पता ही है, और नवीन जी ने प्रकारांतर से कहा भी कि उन्होंने 4 भाषाओं में रचना की है। संस्कृत, उनका शिक्षण, उनका पठन पाठन संस्कृत शिक्षा पद्धति से ही हुआ था। इसीलिए आप ये देखेंगे कि संस्कृत के प्रति मोह रखने वाले, संस्कृत शिक्षण पद्धति में उपनीत व्यक्तियों के भाषा संस्कार बड़े ही उत्तम किस्म के होते हैं, बड़े ही आले दर्जे के माने जाते हैं। आप यात्री जी की मैथिली की कविताओं को देख लें या फिर हिंदी की कविताओं को देख लें या उनकी कहानियों को देख लें, उपन्यास, लिखे गए उपन्यास को देख लें, शब्द निष्ठा और भाषा शक्ति के पूर्ण विकास के लिए जिस प्रकार के मर्यादित शब्दों का और समुचित शब्द संयोजन की जो आवश्यकता होती है, वह जितने सुंदर रूप में आपको यात्री अथवा नागार्जुन की रचनाओं में मिलेगी, कदाचित हिंदी में अथवा मैथिली में अन्य कवियों के रचनाओं में इस प्रकार की शब्द निष्ठा, शब्द संयोजन और मर्यादित शब्दों का समुचित स्थल पर समावेश कदाचित यात्री की तरह अथवा नागार्जुन की तरह नहीं मिलेगा। और भाषा शक्ति के पूर्ण विकास के लिए शब्दों का संयोजन कैसे हो, ये कोई यात्री जी से ही सीख सकते हैं। हिंदी में भी बड़े अच्छे बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, विद्वान रचनाकार सब भी हुए हैं, उन लोगों ने भी काम किया है, लेकिन इनको कुछ अधिक यश इस कारण भी मिला कि इन उतने मतलब संस्कृत निष्ठ शब्दावलियों के बावजूद जो लोक चेतना, समाज चेतना, जन पक्षधरता के भाव को उन्होंने जिस सहजता से संस्कृत निष्ठ शब्दावली के प्रति व्यामोह रखते हुए भी उन्होंने जिस प्रकार से अपनी रचनाओं में उसे प्रदर्शित किया है, वो सच में अत्यंत प्रशंसनीय है।
उनके समय में भी, आज के समय में भी इस प्रकार की भाषा शक्ति के विकास को अपने ध्यान में रखते हुए रचनाओं का सर्जन जितनी स्वाभाविकता से और जितने सुंदर रीति से यात्री जी कर गए हैं, कदाचित अभी भी मैथिली में वो उस तरह की बात नहीं आई है। एक दूसरी विशेषता उनकी ये है जो उनकी मैथिली की थोड़ी बहुत कविताएं मैंने पढ़ी हैं और जो हिंदी में भी पढ़ी हैं, ये ठीक है कि जन पक्षधरता उनकी कविता का प्राण है। लोक चेतना, सामाजिक चेतना के संग संग राजनीतिक चेतना भी उनमें अद्भुत किस्म की है। अब जैसे सामाजिक चेतना और राजनीतिक चेतना, जिसके कारण कि उन्होंने मिथिला में व्याप्त सामाजिक वैषम्य, बेमेल विवाह या अन्य प्रकार की जो कुरीतियां थीं, या जो दारिद्र्य, अकिंचनता की स्थिति बनी हुई थी, उसको व्यक्त करने के लिए उन्होंने बड़े अच्छे 2 शब्दों में ही उन्होंने पूछा है। किससे पूछा है? क्या उसने ईश्वर से पूछा है? ईश्वर की सत्ता के प्रति तो कभी वो बिल्कुल आश्वस्त भी होते हैं और कभी संदिहान भी होते हैं, जिसके कई उदाहरण अभी नवीन जी ने अपने कई वाक्य उद्धरणों, कविता की पंक्तियों को उद्धरण के रूप में पेश करते हुए भी दिखाया है। और यह भी एक उनके काव्य सर्जन की विचित्रता है कि कहीं वो किसी वस्तु में विश्वास भी करते हैं और उसके ठीक पलट उन्हें अविश्वास भी होता है। मैं उसके भी कई आपको उदाहरण से बताने की कोशिश करूंगा। पंक्तियां मेरे सामने में कोई किताब नहीं है, कुछ लिखी हुई कोई चीज है नहीं, इसीलिए बहुत सारी पंक्तियां मुझे याद नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं वैसे जो उनके परिचय हमें प्राप्त हैं उस आधार पर उनको समझने की कोशिश भर तो हम कर ही सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि उनकी राजनीतिक चेतना कितनी बेछप, कितनी विरल और कितनी नायाब थी, उसको देखने के लिए 2 पंक्तियां उनकी हैं मैथिली में, जो मिथिला में अकिंचन जीवन को दर्शाने के लिए पर्याप्त हैं। जैसे बांस की चर्चा नवीन जी कर रहे थे कि बांस भी प्रतीक के रूप में उनके काव्य में जहां तहां वो उभर करके आए हैं। बांस की खूबी ये होती है कि उसमें जो डालियां तो नहीं होती हैं, लेकिन उसमें जो पत्ते होते हैं वे पत्ते बड़े ही पतले किस्म के नुकीले होते हैं और वो कहीं से भी छाया देने की स्थिति में होते नहीं हैं। उनकी जड़ें पृथ्वी में इतनी मजबूती से, इतनी सुदृढ़ता से वो जड़ जमाए हुए रहती है कि आप आसानी से उसे उखाड़ फेंकने का यत्न करेंगे तो वो भी संभव नहीं है। और उसके बारे में कहा जाता है कि वो उसके जो जड़ हैं वो इतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है कि उसके अगल बगल पादप और पुष्पों का पल्लवित होना, पुष्पित होना संभव कदाचित नहीं होता है। उसी बांस के प्रतीक को लेते हुए मिथिला के लोगों का, खास करके हाशिए का जो समाज है, उसकी अकिंचनता को व्यक्त करते हुए उन्होंने क्या लिखा है, इन 2 पंक्तियों में अगर आप देख लें तो उनके घनीभूत संवेदना की ऊंचाई सहज रूप से सामने में आ सकती है। और वह है, बांसक ओधि उपारी करे छी जारन। ओधि का अर्थ होता है रूट, जड़। तो और उस जड़ को जो गांव घर में जो जिनका वास्ता रहा है, आने जाने का सिलसिला रहा है, वे जानते हैं कि और भी पेड़ पौधे हैं, उसको आप किसी अस्त्र से, शस्त्र से काट कर उसके जड़ों को आसानी से उखाड़ सकते हैं, लेकिन बांस की जो जड़ें होती हैं, मैंने बताया कि वो इतने सुदृढ़ रूप से वो जमीन से जुड़ी हुई होती हैं कि उसको आप आसानी से उखाड़ लेंगे या निकाल कर बाहर ले आएंगे, बड़ा कठिन है। तो बांसक ओधि उपारी करे छी जारन, गरीबी इस कदर हमारे पे हावी है, नितांत
निर्धनता में मैं इस तरह से पड़ा हुआ हूँ कि मेरे पास जलावन के लिए भी कोई दूसरे विकल्प नहीं है। इसीलिए इतने कठिन जड़ों को उखाड़ करके बांसक ओयदि उपाड़ी करे चीज जारन और जलावन के रूप में उसका हम उपयोग करते हैं। और उन्होंने देवी से, सर्वशक्तिमान सत्ता से पूछा है कि हमर दिन कहिया फेरब जगतारन। क्या अगर बात। इस तरह की दुर्दांत स्थिति में मैं पड़ा हुआ हूं तो ये कौन बता सकता है? सिर्फ आप ही बता सकती हो कि आखिर मेरे दिन कब बहुरेंगे, कब लौटेंगे। अब इसके पीछे जिस प्रकार की घनीभूत संवेदना, अकिंचनता को प्रदर्शित करने के लिए उनकी इस कविताओं में वह प्रबलवान रूप से दिखाई देती हैं, ये तो बड़ा अनुपम है, अतुलनीय है। इस प्रकार के शब्दावलियों का इतने सुंदर ढंग से विभूति आनंद जी एक बात बता रहे थे और उससे मेरा सहमत होना बहुत जरूरी लगता है। उनके बहुत सारी रचनाओं के अनुवाद हिंदी में भी हुए हैं, लेकिन हिंदी में हम ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि वह शब्दशः अनुवाद है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जिसे ट्रांसक्रिएशन या ट्रांसलिटरेशन कहते हैं, वो उतनी सक्षमता से हिंदी अनुवाद में उभर कर सामने नहीं आया है। और मैथिली के तो अपने जो देशज शब्द हैं, उसके जो मिठास हैं, उसकी जो सुरभि है, उसकी जो सुषमा है, और उसके पीछे में जो अर्थ ध्वनित होते हैं, वो उस प्रकार से हिंदी में नहीं आए। हम लोग किसी से आपस में झगड़ते हुए बोलते हैं कि आप अधिक अगर बोलोगे मेरे सामने तो मैं आपकी गर्दन मरोड़ दूंगा। ये हिंदी के शब्द हैं, आप आसानी से इसका अर्थ समझ सकते हैं। लेकिन यदि मैं कहूं कि आप अगर ज्यादा बोलोगे, बढ़ चढ़कर बोलोगे, तो मैं आपकी नरेठी दबा दूंगा। नरेठी यहाँ पर ये थोड़ा सा उड़ा हुआ गर्दन का जो भाग है, और वो गर्दन ही कहलाता है। अब नरेठी को जरा आप अनुमान करिए कि आप किस तरह से हिंदी में उसका अनुवाद आप कर सकते हैं। इसलिए मैथिली के जो अपने शब्द हैं और उसकी जो सुरभि है, उसके जो सूचना है, सर वो आ रहे हैं, ये सम टेक्निकल प्रॉब्लम। एक प्रश्न आया था नवीन सर कि सहजानंद सरस्वती के कहने पे कुछ किसान आंदोलन की भी बात की थी, और जिस तरह से सहजानंद सरस्वती जो मजदूर किसान और सीमांत किसान के लोग थे उनकी बात करते थे, और उनको he wanted to bring in the front line, and probably that path Nagarjuna followed, and he became one of the followers of Nagarjuna. Would you like to speak briefly about this? ये कैलाश जी, ये तो सहजानंद सरस्वती के कृषि आंदोलन के प्रति जो उनका भाव था और बाबा का भी जो भाव रहा है, ये तो लगभग उनके सभी उपन्यासों में दिख ही रहा है। बलचनमा में भी है, ये बाबा बटेश्वर नाथ में भी है। तो दिख तो रहा है किसानों के प्रति जो उनकी धारणा थी, लेकिन इस समय क्या है कि ये इनका जो सवाल है, उस सवाल के लिए वो टेक्स्ट होना जरूरी है, जो इस समय मेरे सामने है नहीं। तो ये तो जो अभी सवाल पढ़ रहा था मैं कि उन्होंने लिखा है। अब प्रभाव के बारे में तो अजरा पौंड ने भी कहा है और बहुत सारे लोगों ने भी कहा है कि प्रभाव ग्रहण करना, किनका प्रभाव किन पर पड़ा और वे उनके प्रभाव में ऐसा बाबा ने किया, तो ये इस पर बहुत सारे शोध हुए हैं। और जिनका ये सवाल है उनसे मैं ये निवेदन करता हूं कि इस ठीक इसी विषय पर
ये बेगूसराय के नहीं, ये दिनकर का गांव है ना, सिमरिया। सिमरिया के एक हैं डॉक्टर रामाज्ञा राय शशिधर, बीएचयू में वे प्रोफेसर हैं और उनकी पीएचडी की थीसिस इसी विषय पर थी। एक और बाद के एक अध्येता ने इस पर काम किया है। तो ये सवाल इनका जिस तरह से शोधोन्मुख है, तो उसमें इन्हें किसी गहन अध्ययन की जरूरत है। तो ये चाहें तो उस किताब को देख सकते हैं। और यह ऐसा सवाल है कि जिसको प्रभाव तो था ही किसान के जीवन के। तो ये तो मैंने शुरू में भी कहा कि आज जिस तरह से ये किसान आंदोलन चल रहा है, विभूति जी ने भी इस पर चर्चा की। तो ऐसे समय में हम लोग आ गए ललितेश जी। यू प्लीज कंक्लूड। हाँ, तो ऐसे समय में आज यदि बाबा होते तो निश्चय ही वे इन आंदोलन के स्थानों पर जाते और जो संकेत विभूति जी ने और ललितेश भाई ने भी जो अपने वक्तव्य में जिस तरह के संकेत दिए हैं, ये संकेत तो यही बता रहे हैं कि उस समय उन्होंने जो कुछ लिखा, कोई भी रचनाकार तो अपनी अनुभूति का सच लिखता है और वह लिखने का कमाल ऐसा है उनके कौशल और उनकी अनुभूति, उनकी प्रामाणिकता, कि वो कुछ आगे की बात भी उसमें देख लेते हैं। आज हम लोग जिस ये नारी जीवन की चर्चा करते हैं और स्त्री विमर्श की बात करते हैं, ये बात आप देखना चाहेंगे तो ये विद्यापति के यहाँ दिख जाएगा। जन्म होए जनु जा पुनि होए, जुबती भय जन्मे जनु कोय। उनसे पहले वाल्मीकि के यहाँ दिख जाएगा। तो या तो नर शार्दुल, जब अग्नि परीक्षा की बात हो रही थी तो सीता ने कहा। तो ये हर समय के रचनाकार अपने समय का सच लिखते हैं। वह लिखने की पद्धति ऐसी होती है, कौशल ऐसा होता है कि वह लोगों को अपना सच दिखने लगता है। और उसी सच में अनुवाद के बारे में भी विभूति जी ने चर्चा की और ललितेश भाई भी सहमत हैं कि जिस किताब का मैंने उल्लेख किया पका है कटहल, वह अनुवाद तो निश्चित रूप से सराहनीय अनुवाद नहीं है। यह किताब जब अनुवाद होकर जब छपने वाली थी, उस समय मुझे दिया गया था प्रकाशक की तरफ से देखने के लिए। मैंने कुछ जगहों पर संशोधन का निवेदन किया कि इन जगहों पर संशोधन हो। प्रकाशक ने वापस मेरे संशोधन शोभाकांत जी को भेजे। शोभाकांत जी ने उन संशोधनों को माना नहीं। और उसके बाद फिर जब मुझसे भेंट हुई शोभाकांत जी की, तो उन्होंने कहा कि बुझाइए तू बुझलहा कि नहीं हुई कविता के। तो अब उनके पिता की कविता है, उन्होंने अनुवाद किया है, वे संपादक हैं। तो ठीक है, मैं नहीं समझा। पर यह भी सत्य है, इसके साथ साथ अभी ललितेश भाई ने 55 कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। अभी जो उन्होंने एक नरेटिव शब्द कहा है, तो अनुवाद तो निश्चित रूप से अनुवाद की तो अपनी सीमा है। वो लॉस एंड गेन के बिना अनुवाद असंभव है। अब कुछ एक जैसे विभूति जी की किताब का जब ये काठ का अनुवाद किया जा रहा था, तो अनुवादक को बड़ी परेशानी हो रही थी। वो शब्द जितने संस्कृति में, वहां की मिट्टी के रस में डूबे रहेंगे, उसको दूसरी भाषा में ले जाना। इसीलिए मैंने आपको ध्यान होगा कैलाश जी कि ललितेश जी के उस श्रम को जो मैं इतने महत्व से देख रहा हूँ, इतनी ऊंचाई से देख रहा हूँ, उसका कारण यह है कि मैथिली की जो एकदम से शुद्ध संस्कृति से जुड़ी हुई मैथिली की रचनाएं हैं, जो कि बाबा की तो हैं ही, उसका भारतीय भाषाओं तक में अनुवाद होना कठिन है।
क्योंकि मैथिली में न केवल शब्द, क्रियापद, असल में भाषा में तो संबंध के जितने ये स्तर हैं, लेयर्स, आप एक ही शब्द जब ससुर अपने दामाद से बात करते हैं तो बात कर रहे हैं सीधे सीधे ओझा कहिया एलखिन, और क्रियापद हो रहा है थर्ड पर्सन में। तो इतने सारे लेयर्स हैं मैथिलों में कि छोटे यदि अपने से बड़े को उनसे बड़े के बारे में कोई संदेश दे रहा है तो क्रियापद कुछ और होगा। एक छोटा अपने से छोटे को अपने से बड़े के बारे में कुछ संदेश दे रहा है तो क्रियापद अलग हुआ। तो इतने सारी विविधताओं में मैथिली का अनुवाद होना और उस अनुवाद को सही सही ये कह देना कि ये अनुवाद एकदम 24 कैरेट है, ये असंभव है। पर बाबा की कविता जितनी ही अनुदित होकर लोगों तक पहुंच तो जाए, ये सत्य है। ये सारे हिंदी पढ़ने वाले हिंदी दां लोग भी और हिंदी की दुनिया के बाबा के प्रशंसकों का भी कहना है कि बाबा को सही सही तभी पहचान सकोगे जब उनकी मैथिली रचनाओं को पढ़ लोगे। संयोग है कि तीनों उनका उपन्यास तो हिंदी में अनुदित है ही, अब कविता भी है, तो यही पका है कटहल एक रास्ता है। तो ये सहजानंद सरस्वती वाले मित्र को मैं कहना चाहता हूँ कि वे इस पर जिस तरह के जवाब की आशा कर रहे हैं, उस जवाब के लिए कुछ संदर्भ की जरूरत होगी, और उनके उपन्यासों की प्रतियां अभी मेरे सामने है नहीं और वे संदर्भ सब निकाले हुए नहीं हैं। ठीक है, कभी आराम से बात कर सकते हैं इस पर। कभी इसी पर हम सहजानंद सरस्वती पर एक सीरीज चला रहे हैं, तो हाँ, जब आपकी अनुमति हो तो वी कैन हैव वन लेक्चर ऑन दैट। मैं फिर से प्रोफेसर ललितेश मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि कुछ कमी के कारण वो कट गए थे, सो ही शुड स्टार्ट अगेन। सर, यात्री जी की काव्यगत विशेषताओं के संबंध में थोड़ी बहुत चर्चा तो मैंने पहले कर ही दी थी। एक दूसरी विशेषता की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, सब लोगों का, श्रोताओं का, आप लोगों विद्वान जनों का भी, क्योंकि एक श्रोता ने लिखा हुआ है कि यात्री की जो काव्यगत ऐसी कौन सी विशेषता है जो नई पीढ़ियों के लिए अनुकरणीय है, उस पर भी थोड़ा बहुत प्रकाश डाला जाता तो अच्छा होता। तो एक बड़ी विशेषता तो ये है कि युग सत्य को अभिव्यंजित करने में उनको महारत हासिल थी। उसमें सबसे बड़ा हथियार था भाषा, भाषिक उच्चता उनका सबसे बड़ा हथियार था। जबकि वो जन सामान्य के दुख की, पीड़ा की, अकिंचनता की, विषमता की चर्चा वो कर रहे थे, और उस पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए बहुत मर्यादित भाषा का प्रयोजन होना संभव नहीं होता है सामान्य रचनाकारों के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने संस्कृत शिक्षण व्यवस्था में उपनीत होने के कारण भाषाई उच्चस्थता को भी उन्होंने रखा, और सामान्य जन के समझने के लायक उन्होंने अपने भाषा को सहज बनाया, ताकि सर्वसामान्य पाठक जो हमारी और आपकी तरफ सुशिक्षित न भी हो, सामान्य अक्षर का उसको ज्ञान हो, सामान्य ढंग से अर्थ को समझने की सामर्थ्य रखता हो, उसके लिए भी वो पठनीय है, मननीय है। इस प्रकार की रचनाएं उन्होंने की है। और इसमें जैसा मैंने कहा कि उनके सबसे सहायक उपादान उनकी भाषिक उच्चता तो है ही, साथ ही साथ होता क्या है कि कभी कभी जिंदगी में जो जटिल स्थितियां होती हैं, उसको आप बहुत आसान भाषा में अगर सामने में प्रकट करना चाहेंगे तो कदाचित वह बहुत ही कठिन होगा। इसीलिए आप वैसी स्थिति को आसान बनाने के लिए करते क्या हैं?
यह भी साहित्य का ही एक बहुत बड़ा डिवाइस है, उपादान है, वह है व्यंग, वक्रोक्ति। आप देखेंगे कि यात्री जी की कविताएं, चाहे नागार्जुन की कविताएं हिंदी में लिखी गई हों या मैथिली भाषा में लिखी गई हों, व्यंग और वक्रोक्ति से भरे परे उनकी रचनाएं हैं। ऐसा उन्होंने क्यों किया? यह भी एक विचारणीय प्रश्न है कि उनकी रचनाओं में व्यंग की और वक्रोक्ति की प्रधानता क्यों है? इसीलिए कि जीवन के वैविध्य और उस वैविध्य में पनपने वाली जो कठिनाइयां थी, जिससे रूबरू होना एक तरह से मौत से सामना करने जैसा था, उन परिस्थितियों को अभिव्यक्त करने का, अभिव्यंजित करने का कोई आसान तरीका ढूंढा नहीं जा सकता था। और आप अपनी बातों को कहने के लिए व्यंग का इस्तेमाल इस रूप से आप करते हैं कि आपके जो अंतरंग के अर्थ हैं, जिसकी चर्चा नवीन जी ने की कि वो अंतरंग और बहिरंग से राजकमल चौधरी का मतलब था क्या, यही वो अंतरंग है जहां हम प्रकट नहीं हो पाते हैं और प्रकट होते हैं। मनोविज्ञान में भी तो लिखा ही हुआ है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम अपने स्वप्न में देखते हैं, वो कोई सच्ची घटना नहीं होती है, वो एक प्रतीक के माध्यम से हमारे स्वप्न में आती हैं। और उन प्रतीकों को जब हम उसका विश्लेषण करेंगे, तब आपको वास्तविक यथार्थ का वो मतलब समझ में आता है। ऐसे बहुतेरे सिगमंड फ्रायड ने तो बहुतेरे उदाहरण दिए हुए हैं, और हमारे तमाम लोगों के जीवन में इस प्रकार की घटनाएं बराबर होती रहती हैं, जो हमारे अंतरंग को अभिव्यक्त करने वाली होती है, जो सामान्यतया हम नहीं करते हैं। मेरे जेब में पैसे नहीं हैं, मैं किसी मिठाई की दुकान पर आपके साथ गया, आपके पास पैसे हैं, आपने जितनी इच्छा हुई उतनी खरीदगी कर ली। मेरी भी इच्छा देख करके उसको लालच तो होता है कि हम भी खरीद लेते, लेकिन मेरे जेब में उतने पैसे नहीं हैं और मेरी इच्छाएं दमित रह जाती हैं। यही दमित इच्छा कभी हम स्वप्न में देखते हैं कि मिठाई की दुकान पर मुझे पूरी खुली छूट मिली हुई है और मैं खाता चला जा रहा हूँ, खाता चला जा रहा हूँ। ये क्या है? ये जो अतृप्त या अदमित हमारी इच्छाएं थीं, जिसे हम पूरी नहीं कर पाए, तो उसको हम, जिसको सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि विश फुलफिलमेंट थ्योरी ऑफ ड्रीम, वो स्वप्न में इच्छा पूर्ति के सिद्धांत के तहत हम उसको करते हैं। कदाचित राजकमल चौधरी का यही आशय रहा होगा कि जीवन की विविधताओं के जो बहिरंग हैं, उसको तो उन्होंने बड़ी सफलता से, बहुत प्रभावकारी ढंग से किया, लेकिन इस बहिरंग के पीछे का जो अंतरंग है, जो मनुष्य जीवन को प्रभावित कर रहा है, उसको अकिंचनता की ओर ढकेल रहा है, उन चीजों को जितने आक्रामक ढंग से यात्री ने अपनी कविताओं में अपने उग्र सामाजिक और राजनीतिक चेतना के कारण परिस्थितियों का खुलासा तो किया है, पर्दाफाश तो किया है, लेकिन आप अगर याद करेंगे, उन्होंने आंदोलन में भी भाग लिया हुआ है, मर मिटने की भी कसम खाई हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस प्रकार के आक्रामकता के दर्शन रचनाओं में होने चाहिए थे, उस प्रकार के दर्शन हमें दिखाई नहीं देते हैं। ये भी एक उनकी खूबी है। लेकिन आक्रामकता न रहने के बावजूद भी व्यंग और वक्रोक्ति के माध्यम से कविता को इन्होंने इस प्रकार जनप्रिय और लोकप्रियता प्रदान करने में उनकी सृजनात्मक प्रतिभा ने योगदान दिया है, वो काबिले तारीफ है। और ये सब गुण बाबा नागार्जुन को लंबे समय तक याद रखे जाने के लिए पर्याप्त हैं। बहुत सारी बातें और हैं, और एक चीज जो सबसे प्रकट रूप से उनकी रचनाओं को देखने से, सुनने भर से, आप ना भी पढ़े हों, लेकिन अगर नवीन जी या विभूति आनंद जी उनकी कविताओं का पारायण करते हुए आपको अगर सुनाते हों और आप श्रवण करते हों,
तो आप ये मानेंगे कि ये सारी की सारी रचनाएं उनकी मोह भंग को अभिव्यंजित करती है। किससे मोह भंग? क्या हमारी स्थापित व्यवस्था से मोह भंग, या जो हमारी पूर्व कल्पना थी कि ऐसी परिस्थिति हमारी सामाजिक जीवन की होगी जिसमें मानवीय मूल्यों की सुरक्षा हो पाएगी, उसका प्रतिष्ठापन हो पाएगा और सभी के श्रम को सम्मान दिया जा सकेगा, समाज में जिस प्रकार के वैषम्य हैं उसको मिटा करके एक समान सामाजिक जीवन की स्थापना हो पाएगी। ऐसी कल्पना हमारे यहाँ पहले भी थी, हमारे शास्त्रों में भी है, हमारी संस्कृति में है, हमारे दर्शन में, मिथिला के दर्शन में है। मिथिला के दार्शनिक चिंतन को अगर आपको ढूंढना हो तो सर्वोत्तम उदाहरण सिर्फ और सिर्फ यात्री हैं। उनकी रचनाओं को देखिए तो जिस वसुधैव कुटुंबकम और या पूरे संसार का एक ही परिस्थिति में हो जाना, ये सारी परिस्थिति मिथिला की संस्कृति के अविभाज्य अंग हैं। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ दार्शनिक चिंतन की परंपरा है, उसी परंपरा को उन्होंने किया है। जहां तक विश्वास की अविचलता का प्रश्न है, वो भी यात्री जी की रचनाओं में आपको अविचलता दिखाई नहीं देगी, वो विचलन भरा हुआ है। जैसे मैंने पहले ही कह दिया कि वो संस्कृत शिक्षण पद्धति से उपनीत थे, और शुरू के जो आप उनकी रचनाओं को देखेंगे तो संस्कृत के प्रति जो व्यामोह है, शब्द के निष्ठा के प्रति जो उनका आकर्षण है, वो कदाचित अधिक होगा। जन पक्षधरता, जिसको आप प्रगतिशीलता कह सकते हैं, नवतावादी अवधारणा कह सकते हैं, ये बाद के दिनों की उपलब्धि है। शुरू के जीवन में वैसा ही था, लेकिन वो कहीं भी स्थिर नजर नहीं आते हैं। जैसे संस्कृत शिक्षण पद्धति में होने के कारण स्वाभाविक रूप से हम ऐसा विश्वास करेंगे कि सनातन जीवन व्यवस्था जो है उसके वे आग्रही रहे होंगे। उस सनातन धर्म को भी उन्होंने उसमें दिखाई पड़ने वाली खामियों को अपनी दृष्टि में लाते हुए कभी उसको भी दुत्कारा और चले बुद्धम शरणम गच्छामि, वहां भी गए। और वहां से लौटने के बाद फिर उन्होंने प्रत्यावर्तन भी किया, फिर उसी धर्म। तो मेरा कहना यह है कि विश्वास की अविचलता उनकी रचनाओं में प्रगाढ़ रूप से दर्शनीय नहीं होते हैं। ये अलग बात है कि उन्हें जनप्रियता हासिल थी, लोकप्रियता हासिल थी, उसके वजह कई और भी हैं। लेकिन वैचारिक धरातल पर अगर आप विचार करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनकी रचनाओं में बिल्कुल प्रकट रूप से हमें दिखाई देती हैं। और वो कालजयी रचना, जिसको कैलाश बाबू के एंथ्रोपोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में बोलेंगे टाइमलेसनेस, हर युगों के लिए, हर समय के लिए, कदाचित मेरी दृष्टि में, हालांकि मैंने पहले ही कह दिया कि मेरा बहुत पढ़ा हुआ है नहीं, मैं अल्पज्ञानी व्यक्ति हूं, लेकिन मुझे जो कैनन्स अब तक साहित्य को जांचने के, परख के कि व्यष्टि से समष्टि की ओर ले जाने की का सामर्थ्य जिस साहित्य में हो, तो वो टाइमलेसनेस उसमें होता है। वो टाइमलेस होता है, वो कालजयी होता है, वो सार्वभौम होता है, वो सार्वकालिक होता है। तो लोकप्रियता अपनी जगह पर एक दूसरी वस्तु है, जो साहित्य बहुत ज्यादा जनप्रिय है, लेकिन सार्वकालिकता, सार्वभौमिकता, सार्वजनीन गुणों से परिपूर्ण होना, जिसको हम लोग बोलते हैं लिटरेचर ऑफ अचीवमेंट, उसको देखने के लिए लगता है कि काफ़ी सूक्ष्मता से हम लोगों को विचार करना पड़ेगा, चाहे वो हिंदी में उनकी रचनाएं हों अथवा मैथिली में। तो उसके लिए पर्याप्त अवसर भी चाहिए। बहुत श्रम चला गया, समय चला गया है और बहुत सारी बातें उन पर कही जा चुकी हैं। तो अब किसी दूसरे सत्र में अगर कैलाश बाबू की कृपा होगी, फोक ब्रेन
अपने तत्वावधान में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करेगी, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं काफी पढ़कर और अपनी कही गई बातों को तर्क के आधार पर प्रतिष्ठापित करने के लिए पर्याप्त अंतर साक्ष्य अपने तर्कस में रखकर आपके सामने में उपस्थित होऊंगा। अभी मेरी जो थोड़ी बहुत जानकारी थी या समझ थी, तो उस आधार पर मैंने अपने विचार आपके सामने में प्रस्तुत किए, और मुझे खुशी है कि कम से कम यात्री जैसे एक लोकप्रिय कवि के संबंध में इतनी विस्तार से चर्चा करने का बीरा फोकब्रेन ने उठाया। जो कोई श्रोता होंगे, जो देख रहे होंगे, उन्हें निश्चय एक नया आयाम, एक नया दृष्टिकोण यात्री की रचनाओं के संबंध में, उनके साहित्य सर्जन की विशिष्टताओं के संबंध में उनको एक नई दृष्टि मिली होगी, ऐसा मैं विश्वास कर सकता हूँ। विश्वास करने के आधार हैं, क्योंकि देव से ये बात कैलाश जी ने शुरू में भी कही कि देवशंकर नवीन जी पढ़ते तो बहुत हैं, इतने सारे उन्होंने उद्धरण और प्रमाण और जिन जिन काल में, जिस कालखंड में रचनाएं लिखी गई, उसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि, इन सारी चीज़ों को एक जगह बांध करके उन्होंने रखने की कोशिश की। लेकिन एक साहित्य में एक बड़ी परेशानी होती है। एक बार ऐसा हुआ कि एक मुझे मैथिली के प्राध्यापक ने ही ये बताया, बहुत बुजुर्ग व्यक्ति थे, अब वो हैं नहीं इस संसार में। मैथिली के बड़े ही प्रसिद्ध रचनाकार भी वो रहे हैं, उपन्यासकार, कथाकार, कवि। तो उन्होंने कहा कि उनसे कक्षा में एक छात्र ने पूछ लिया कि सर जी, आप जब भी आते हैं, जब कभी भी किसी नए रचनाकार की रचनाओं के संबंध में बोलते हैं, तो प्रत्येक में आप लगाते हैं कि वो विशिष्ट कवि थे। तो जरा ये तो कम से कम बता दीजिए कि अगर ये सारे लोग विशिष्ट ही थे, तो अशिष्ट कौन कौन है? तो उस रचनाकार, जो अब संसार में नहीं है और प्राध्यापक थे, उनको हंसी आ गई। लेकिन इसका तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि हम लोग करते क्या हैं कि जब किसी भी रचनाकार पर बात करते रहते हैं, तो कुछ अतिरंजना में चले जाते हैं, कहने लगते हैं कुछ, और जो यथार्थ परक जो तत्व हैं उनके साहित्य सर्जन से संबंधित, उसकी विवेचना में कुछ हम लोग अतिरंजना कर बैठते हैं। किसी भी रचनाकार को देखने परखने के संबंध में संकोची भी हूं, और साहित्य को देखने परखने समझने के जो टूल्स हैं, आप उसको हठात उठा करके किनारे आप फेंक देंगे, ऐसा भी संभव नहीं है। अगर ऐसा संभव होता तो तुलसीदास अकेले नहीं रहते, कई दास जी आपको दिखाई दे चुके होते अब तक। लेकिन आज भी तुलसीदास एक ही हैं। क्यों हैं? जरा इस पर अगर हम विचार करेंगे, तो किसी भी सर्वश्रेष्ठ रचनाकार माने जाने वाले लोगों में भी जो उनके विशिष्ट पक्ष हैं या जो अवशिष्ट पक्ष हैं, उन दोनों की व्याख्या संभवतः की जा सकेगी। इसलिए मुझे सम्मान सब सर्जकों के प्रति है, लेकिन हम बहुत जल्दी किसी को यह कहने की स्थिति में नहीं होते हैं कि ऐसा कोई दूसरा हुआ ही नहीं या होगा ही नहीं। ऐसा मानते भी नहीं हैं, ऐसा मानेंगे भी नहीं, कभी नहीं मानेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। और रचना में जो कालजयी और सार्वभौमिक रचना या सार्वजनिक रचना की बात मैंने की है, उसमें सबसे बड़ा श्रेष्ठता के गुण ये होते हैं, उनके से लेकर के, जिसको आप कह सकते हैं अर्लियर राइटिंग, जिसको कह सकते हैं कि बाद की रचनाएं, लेटर राइटिंग, उसमें एक यूनिजन होता है। नहीं है वर्ड्सवर्थ पर ही हम लोगों की शुरू प्रकृति को वह देवता कहता था,
सब कुछ सर्वशक्ति मानता था, उनको कहा भी जाता है कि वो प्रकृति के कवि हैं। उस आदमी को मैंने, ये अंग्रेजी साहित्य का अगर आप अध्ययन करेंगे तो उनकी बहुत, जैसे विजिटेड कहा कि ना 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 ना, ये प्रकृति वगैरह सब कहीं कुछ नहीं है। तक जीवन अब तो मतलब ये वैचारिक एकात्मकता जो शुरू में जिस प्रकार के वर्ड्सवर्थ ने विचार व्यक्त किए हैं प्रकृति के संबंध में, प्रकृति की श्रेष्ठता और उच्चता के संबंध में, वही चीज उन जो पश्चात का भाग है वो भावना उनका प्रकृति प्रति संरचनाओं अब पहुंचे हो अंग्रेजी की ने लिखा है, आपको अंग्रेजी में बता, एंड हिंदी खोज में रहत सबका उद्देश्य, दी का उद्देश्य क्या है? द एंड ऑफ ऑल आवर एक्सप्लोरेशंस, इन्वेस्टिगेशन, ही वॉज इन द कंक्लूडिंग मूड, लेकिन लास्ट में वो कट गए हैं और हमको लगता है कि वो आ जाएंगे। तो इसको जवाब देने के लिए प्रोफेसर नवीन हैं। मुझे एक लग रहा है बाबा नागार्जुन के बारे में, मैं तो साहित्य का विद्यार्थी नहीं हूँ, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा है और बाबा को मैंने एक एंथ्रोपोलॉजी के विद्यार्थी के रूप में पढ़ने का कोशिश किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सार्वभौमिक होने के कुछ गुण होते हैं जो उसको मना करते हैं कि ये चीज मत करो, ये चीज मत करो, नहीं तो तुम सार्वभौमिक नहीं हो पाओगे। और बाबा ने उस चीज को तोड़ा है। बाबा ने जो राजनीति के उस समय की चीज पर कटाक्ष करना, ये करना, कुछ ऐसे चीजें हैं जो उनको सार्वभौमिक होने से रोक सकते थे, बट डिलिबरेटली he decided to opt those things and he worked on that. Professor Naveen would be saying, लेकिन in between डॉक्टर, लेकिन वही उनकी यही प्रॉब्लम है। तो मैं चाहता हूं कि प्रोफेसर नवीन अगर क्विकली थोड़ा सा इस पे कुछ बोल दें तो, क्योंकि अच्छा रहेगा। सर आप अनम्यूट कर लें। एक बार फिर से जरा दोहराइए, आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाह रहा था कि ये बाबा के जो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सार्वभौमिकता की जो बात की जा रही है उन पे, या जो कर रही है वो बातें नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि बाबा तो उसको तोड़े हैं। माने कुछ था कि अगर आप उस समय के व्यक्ति स्पेसिफिक या टाइम स्पेसिफिक राजनीति पर बात करते हैं तो दैट नॉट मेक यू इटर्नल, और टाइमलेसनेस आप में आ नहीं सकती, ये मान्यताएं हैं। और उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो उस समय की जो मान्यता है, उन्होंने विनोबा पर कमेंट किया, उन्होंने राजनीति पर कमेंट किया, उन्होंने ओम कविता में तो पूरे इंदिरा परिवार को लेकर ध्वस्त कर दिया, मेरा ही बेटा बनेगा बस बस तक, क्या कहते हैं, राजनीति का। तो इस तरह की बातें डायरेक्ट कह के उन्होंने सारी मान्यताओं का विखंडन किया, एंड ही टुक दिस रिस्क फॉर हिमसेल्फ, फॉर हिज क्रिएटिविटी, कि हमें उसकी चिंता नहीं है कि हम टाइमलेसनेस बनेंगे या नहीं बनेंगे, हम जो है सो हैं, हमारे मन में जो है जन की भावना है उसको हम कहेंगे, और दैट मेक्स हिम यूनिक, दैट मेक्स हिम इटर्नल, दैट क्रिएट ए सेंस ऑफ टाइमलेसनेस इन हिम। ये मेरा एक मैं तो इस विषय का नहीं हूँ, मैं ऐसा सोचता। नहीं, ये बात आप सही कह रहे हैं ललितेश जी। अब ये है कि ये सॉरी कैलाश जी, ललितेश जी ने जैसा कहा कि एक सवाल भी आया था, शायद किनका आनंद था, बारू जी का आया था।
आनंद वरुण जी का कि आज के रख हाँ रहा हूँ। हाँ ये कुछ ये व्यक्तिगत प्रश्न भी उठ रहे हैं कि इतनी सफलता के बावजूद जीवन में वैभव का स्पर्श क्यों नहीं हुआ, और उनके अंतिम दिनों में उनसे साक्षात्कार की छवि भूल नहीं पा रहा हूँ। एक और सवाल था कि आज के जो रचना प्रेमी लोग हैं वे नागार्जुन को कैसे देखें, और अभी आपने जो कहा थोड़ी देर पहले ललितेश जी उस तरफ इशारा कर रहे थे। ललितेश जी ने कहा कि उनका जो उनके विचलन की जो बात की, अविचलता नहीं है। अब ये अविचलता सही कहा उन्होंने कि बुद्धं शरणं गच्छामि तक भी उन्होंने की, और वापस होकर वहां से एक कविता उन्होंने लिखी कि भगवान अमिताभ अच्छा होता कि मेरा भी कोई अपना होता, भले ही मारता भले ही पीटता लेकिन प्यार से कभी अपना तो कहता। तो बाबा ने जिस किसी भी चीज को जहां कहा आपने कि वो सार्वभौमिकता पाने की, जो मैं अपना वक्तव्य कर रहा था ललितेश जी आ गए, तो उसमें अंतिम समय में मैंने यही कहा था कि उनमें कुछ अतिरिक्त पाने, अतिरिक्त सुविधा की उनको कोई लालसा नहीं थी, इसलिए कोई दुविधा नहीं थी, और जहां उनको जाना था वहां जा रहे थे। यह बात उनके व्यवहार से भी दिखती है। और मैंने तो उल्लेख किया कि जयप्रकाश नारायण के बारे में एक समय में उनको कहा तो कितने बड़े सपूत कह रहे थे, और एक समय में उन्होंने कह दिया नभ से उतरेगा डाकू मान सिंह व जयप्रकाश कहलाएगा। तो जिस समय उनको जो दिखा उस समय उन्होंने वह कहा। अब ये जो कह रहे हैं कि इतनी प्रशस्ति और इतनी सारी सफलता के बावजूद वे उनमें समृद्धि क्यों नहीं आई, समृद्धि की तो कभी उन्होंने चिंता भी नहीं की। ले देकर जीवन में अंतिम समय में जब वो पुरस्कार मिला था मध्य प्रदेश वाला, तो एक दिल्ली में एक जमीन खरीदी, और उसमें भी वह जमीन उनको जंजाल ही लगता था। अंतिम समय में जिस किसी भी व्यक्ति को इच्छा हो, वो बाबा ने अपनी संपत्ति, अपनी रचनाओं की जो रॉयल्टी वगैरह हो, उसके प्रकाशनाधिकार की बात हो, उसको जिस तरह से, हाँ ये तो ठीक है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, ये सब अकाल और उसके बाद के समय की स्थिति है जो देखकर आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। बाबा का जो अपनी रचनाओं के लिए जो एक ट्रस्ट बना देना, और उस ट्रस्ट में जो सब थे, खगेंद्र ठाकुर जी थे पटना से, दिल्ली से मैनेजर पांडे उसके सदस्य हैं अभी भी। अब क्या है उस ट्रस्ट की स्थिति, और उन्होंने जो अपनी संपत्ति का जो उन्होंने बंटवारा किया, वो आप मुझे जितनी जानकारी है कैलाश जी, ललितेश भाई, उसमें उन्होंने अपनी सारी रचना सभी संतानों में बांट दी है, और अंतिम में यह शर्त भी रखी है कि इनमें से किसी भी रचना के पुनर्प्रकाशन के लिए कोई भी संतान किसी भी स्थिति में बाधक नहीं होंगे, कहीं अवरोध नहीं डालेंगे कि इसका प्रकाशन आप करें या ना करें। और उसमें एक क्या कहते हैं, जॉइंडर ये जरूर लगाया कि संपादक प्रकाशक का दायित्व होगा कि वे स्वत्वाधिकारी को उसका उचित भुगतान करा दें। ये इतनी तरह से वो जितना जो भी थे अपना कर रहे थे, और अब उसमें अपनी स्थिति सुधारने के लिए उनके पास फुर्सत कहाँ थी। जो उन्होंने तय किया अपने जीवन में, जिस तरह से फक्कर फाका मस्ती में रहते थे,
अधिकांश चीजें यदि उनके जीवन की देखेंगे, ये इन सब बिखरावों को, तो विजय बहादुर सिंह ने, ये मनोहर श्याम जोशी ने, कई सारे लोगों ने उनके इंटरव्यू लिए हैं। पंकज सिंह ने इंटरव्यू लिए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि ये उनके पिता ये अर्ली एज में जब उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, तब उनके पिता का स्वभाव कैसा था। तो जो आदमी आईने के सामने, जब एक सीरीज चल रहा था धर्मयुग में, उसमें जब उन्होंने अपने पिता और उनकी चारित्रिकता पर जब ढेर सारी बात की, तो एक बार सुना है मैंने ये बात, मेरे गुरुजी ने मुझे सुनाई कि सुमन जी ने यात्री जी से कहा कि यो यात्री जी, धोती तर में सब नांगते रहे है। मतलब कपड़े के नीचे हर कोई नंगा रहता है, आप ये क्यों ये सब कह रहे हैं। मगर जिस आदमी ने अपने पिता तक को नहीं बख्शा अनीति करने के लिए, अनैतिक काम के लिए, हाँ ये जरूर है कि अनैतिकता एक कोट अनकोट शब्द है। आप नैतिक किसको कहते हैं, अनैतिक किसको कहते हैं, ये निर्णय करना तो आप ही के वश में है। अब बात है कि ललितेश जी ने ये भी कहा कि अतिरंजना, हम अतिरंजना में अब क्या करेंगे हम, ये तो किसी न किसी से तुलना तो करनी पड़ेगी। ये जब तुलना कर रहे हैं हम लोग कि तुलसीदास और विद्यापति के बाद, ये सच है और आज का भी सच है कि बाबा नागार्जुन अकेले ऐसे कवि हैं। हाँ, तुलसीदास, कबीर और विद्यापति, कबीर और तुलसीदास के बाद बाबा नागार्जुन अकेले ऐसे कवि हैं जो जितना विद्वानों की मंडली में चर्चित हैं, उतना ही चरवाहों की मंडली में भी। कैलाश जी, आपको एक उदाहरण दूं, एक किताब में मैंने देखा है, ये मुजफ्फरपुर के एक कवि हैं सच्चिदानंद सिन्हा, बहुत बड़े कवि नहीं हैं, पर वो एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर थे। उन्होंने अपनी एक कविता की किताब दी, उसकी भूमिका में उन्होंने जिक्र किया है, कहीं वो अधिकारी थे उस समय, उनको ये अवसर मिला। सुल्ताना डाकू को वो जब आत्मसमर्पण करने आए थे, तो उनसे पूछा जब गया कि आप पढ़ते वढ़ते भी हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ पढ़ता हूं। तो क्या पढ़ते हैं? कहा नागार्जुन की कविता पढ़ता हूं। क्या बात है, क्या बात है। ये यूं ही थोड़े हो जाता है। अब विचलन की बात करते हैं और शाश्वत की बात करेंगे, टाइमलेसनेस की बात करेंगे, तो ये तो बात है कि मेरी बातों में ललितेश जी को या और किसी को यदि अतिरंजना लग रही है, तो मुझे तो नहीं ध्यान आ रहा है कि मैंने कहीं अतिरंजना में कुछ बात कही है। वो तो साहित्यकार थे, तो साहित्य में तो अतिरंजना साहित्य की एसेंशियल क्वालिटी है, होगी। अब जब वो कह रहे हैं कीचड़ में लौटती हुई सुअरी को मादरे हिंद की बेटी कह रहे हैं, तो इसका अर्थ निकालना आलोचकों का काम है। जब उन्होंने कहा कि विलाप शीर्षक कविता में जब कहा कि परल छी टूटल पुल जकां, अब इस पुल का अर्थ आप निकालिए कि टूटे हुए पुल के पास, इसमें गांव में टूटा हुआ पुल देखने वाले जो भी लोग हैं, टूटे पुल के साथ क्या करते हैं? कोई आता है एक टुकड़ा काट के ले जाता है अपने खाट का पौवा बनाने के लिए, कोई ले जाता है चूल्हा में झोंकने के लिए, कोई थोड़ा और ठेल देता है। तो ये कैसा बिंब है कि उस स्त्री का ऐसा बिंब उन्होंने उपस्थित किया है। तो अतिरंजना के बिना तो साहित्य आज तक लिखा नहीं जा सका। आराधना जी कह रही है कि बाबा के बारे में कुछ कहना ही अतिरंजना है। इसको बाबा के बारे में कुछ कहना ही अतिरंजना है, ये आराधना प्रधान जी कह रहे हैं। तो इसको और थोड़ा, तो ऐसी
कविता देखिए, ये बात तय है कि लगभग शहर में वे वैसे ही जीवन भर पटना में जब कभी रहते थे तो या तो खान साहब के आरसी खान के, उषा किरण जी के यहाँ, या नहीं तो हरिहर प्रसाद के यहाँ, और बंधी हुई जगह थी। दिल्ली में जब कभी रहते थे तो मैनेजर पांडे के घर रहते थे। उधर विदिशा जब कभी जाते थे तो विजय बहादुर सिंह के यहाँ रहते थे। और ये मजे की बात देखिए कि जहां जाते थे उनका सीधा पहला प्रवेश किचन में होता था। अब ये एक घटना ही है कि यहाँ पर जब मैनेजर पांडे के यहाँ रुके हुए थे, पहुंच गए, जब वो उनके लिए हलवा बना रही थी चंद्रा जी, पांडे जी की पत्नी, अब वो पहुंच गए और चूल्हे के पास स्टूल रखकर बैठ गए। उसमें कहा कि हाँ, इसमें रुको रुको, अभी अभी ये डालो, अभी ये डालो, अभी ये डालो, अपनी तरफ से कहने लगे। अब उन चंद्रा जी की क्या मजाल कि उनकी बात ना काटें, वो करती गई और बनाकर जब खाने बैठे तो कहा कैसी खराब स्वाद का बनाया है तुमने। अब उसके बाद चंद्रा जी भी अलग जाकर रोने लगी, जो कुछ कहा इन्होंने कहा, मैंने वैसा वैसा किया, अब मुझे ही डांट रहे हैं। फिर पांडे जी ने उनको कहा कि बाबा का स्वभाव है, बाबा ऐसे कहते हैं, कहने दो। तो अंतिम समय की जो अभी बता रहे थे, मेरा ख्याल है ये संजीव जी ने कहा कि अंतिम दिनों की जो उनकी दुर्दशा देखी। अब बाद के समय में जब दरभंगा में रह रहे थे, ये तो बिहार सरकार के लोगों को भी सोचना चाहिए था, जो कि बहुत देर से उनके बारे में सोचा गया। इतना बड़ा कवि, शाश्वत, तो अब शाश्वत कितने होंगे कितने नहीं होंगे ये घोषणा करना मेरे लिए क्या कितना मुनासिब है मैं नहीं कह सकता। लेकिन आपको कैलाश जी एक पीछे की बात बताऊं कि यहाँ से जब उनकी बहुत अधिक स्थिति खराब थी, तब यहाँ से पटना के बिहार के चीफ सेक्रेटरी या सेक्रेटरी रैंक के किसी व्यक्ति को अशोक वाजपेयी ने फोन किया कि भारत का इतना बड़ा रचनाकार बीमार पड़ा है और उनके इलाज के लिए तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये सब चीज विभूति जी ने जो कहा कि वहां के लोगों का स्नेह प्रेम, उनके बारे में उनकी बहुत सारी बातें जो है वो सुनकर, पढ़कर, देखकर बिहवल करने वाली बात है। जब उनका सारा इंटरव्यू पढ़ेंगे तो समझ में आएगा उन्होंने अपने पिता का श्राद्ध नहीं किया। कई बरस बाद, जब पिता से उनको बनती नहीं थी, कई बरस बाद जब वो वापस गए तो इनको पकड़ के सबने कहा कि श्राद्ध करो, और वो इसका जिक्र किया है किताबों में। उसके बाद जब वो श्राद्ध करने के लिए सब इन्होंने कहा मेरे पास पैसे कहाँ है, सबने पैसा कलेक्ट करके दिया और इनके साथ एक पंडित लगा दिया। और वो लेकर जब वो पटना आए, पटना में एक सिनेमा घर में वो पंडित जी को ले गए और सिनेमा दिखाकर बाहर निकले और पूरी जलेबी वगैरह खिलाए। और उसके बाद कहा पंडित जी को, देखो पंडित, ये पैसे जो हैं तो ये तो हम जानते हैं, तुम जानते हो, तो यहाँ जब जाएंगे तो वो गया के जो पंडे हैं वो सब सारे पैसे हम लोगों के से लूट लेंगे, होगा तो कुछ नहीं। तो ऐसा करो, एक लोटा खरीद कर उसको लाल कपड़े में लपेट कर उसमें नल से पानी भर के उनको दे दिया, कहा बाकी जो पैसा है आधा आधा कर और जाओ तुम अपना घर। और वहां जाकर कहना कि उन्होंने कर दिया। ये जितने सारे कर्मकांड इत्यादि सब हैं, जिन कर्म कांडों पर उनको कोई विश्वास नहीं था, उसके लिए उनको कोई मोह माया नहीं थी। कैलाश जी, आपको बताऊं कि रतिनाथ की चाची उपन्यास जब नेशनल बुक ट्रस्ट में आदान प्रदान पुस्तक माला में स्वीकृत की गई थी, तो बाबा उन दिनों जेएनयू में ही थे और मैं ऑफिस से आया था एनबीटी से बाबा से एग्रीमेंट पर दस्तखत कराने। और जब दस्तखत कराया, तीनों कॉपी पर दस्तखत करने के बाद रख दिया। अब देखिए प्रसन्नता, ये सब बात
थोड़ी व्याख्या करने की चीज है। इसको हम यूं ही छोड़ देते हैं लोग, दस्तखत कर देने 3 कॉपी में एग्रीमेंट पर दस्तखत हुआ, दस्तखत करने के बाद कलम रख दिया और देखिए ये ऐसे करके मेरे दोनों कान पकड़े और थोड़ी देर तक बच्चे की तरह झूलते रहे और तब कहा कि नवीन, रचना कोई कोई सुहागिन हो जाती है। ये देखिए इस क्या एक बात, क्या छोटे से वाक्य में दर्द कितना भरा हुआ है, क्योंकि उनको लग गया कि अब यह उपन्यास भारत देश की 14 भाषाओं में इसका अनुवाद होगा और इससे कुछ पैसे मिलेंगे। जो व्यक्ति जीवन भर हैंड टू माउथ रहे, उनको कभी पैसे की कोई चिंता ही नहीं रही। जहां गए वहां के लोगों ने उनका इंतजाम किया, वहां से आगे जाना है जो इंतजाम कर रहे हैं। तो ऐसे रचनाकार जो आज तो मुझे लगा कि कल के बाद आपसे बात नहीं हो पाई, उषा जी बाबा के बहुत करीब रही है, उषा किरण खान। उनका उनको तबीयत ठीक नहीं था, उनके उनके गले में खराश थी एंड शी वाज नॉट फीलिंग वेल। तो मैंने उनको कहा कि फिर रहने दीजिए, अदरवाइज आई हैड हाँ इनवाइटेड हर हाँ आल्सो हाँ टू बी द पार्ट ऑफ हाँ दिस हाँ स्टोरी। लेकिन हाँ। तो ये जैसे विजय बहादुर सिंह हैं, ये मृदुला गर्ग हैं और कई सारे लोग हैं जिनके साथ उनका बहुत ही सहज रिश्ता रहा है और वहाँ पारिवारिक संबंध उनके साथ रहे हैं। तो यही सब तो मसला है इसमें। अब जो शायद किसने लिखा था कि आज के रचनाकार क्या करें, तो वो युवा साथी से मेरा निवेदन है कि सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि बाबा के रचनात्मक उद्देश्य को उनकी कविता में ही तलाशिए, वे कह क्या रहे हैं। पहले जब पढ़ लीजिए, पहले हाँ, पढ़ लीजिए। ललितेश जी ने जो कितना बड़ा उनके कविता में आपको ये जो रूपक और प्रतीक का जो गांठ है, उसको कुछ कविताएं आप गांठ खोल लेंगे तो आपको फिर उनकी सारी कविताओं की गांठें खुलने लगेंगी। गुलाबी चूड़ियां पढ़िए तो उसमें आपको लगेगा कि क्या ट्रक ड्राइवर के साथ बैठे हैं छोटे छोटे, और हो सकता है कि उनके साथ ये जीवन में घटा भी हो, लेकिन जब पूछ रहे हैं वो, और वो ट्रक का ड्राइवर जब शर्मा जाता है तब वो क्या कहते हैं कि यूं ही पूछ लिया भाई, मैं भी एक बेटी का बाप हूं। तो अब उस गुलाबी चूड़ी में एक कितनी संवेदना है उसको देखने की चेष्टा कीजिए। ये जो बांसक वैध जो कह रहे थे आप, उसमें ललितेश जी की बात में एक बात में और जोड़ना चाहता हूं। मैं अपने किशोरावस्था में और आज से 30-35 साल पहले की उम्र में जब गांव में था, तो मैं तो निर्धन परिवार का व्यक्ति, तो मेरे लिए तो कोई गाछ वृक्ष था नहीं। वो जलावन के लिए मैं जो उखाड़ के लाता था, वो बांस का, उसको ओएध को बूट भी कहते थे जी जी। उसको चीरना कितना कठिन काम होता था, ये मैं आपको बता सकता हूं क्योंकि मैंने चीरा है। पूरे हाथ में ही नहीं वो लेकिन करें क्या, जलावन घर में नहीं है, माँ कैसे खाना पकाएगी, तो ये तो मुझे करना था, ये मैं कर रहा था। ये बिंब जो है कि जो उतनी देर ये दूर की भूमि को इतना अनुर्वर बना देती है कि उसमें कोई पादप नहीं जन्म सकता, तो उसको वह सर्वहारा वर्ग क्या कर रहे हैं कि उस भूमि एक तरफ उस भूमि को मुक्त भी कर रहे हैं। बांसक ओद उपाय करे छी जा रहे हैं। सत्य की जब अनुसंधान में चलते हैं बाबा, तो देखा ही बताया मैंने कि उनके लिए सत्य क्या है। वो ब्रह्म, एक तरफ तो ब्रह्म को नकारते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अन्न को ही ब्रह्म कहते हैं।
ये सब जो मनुष्य के जीवन की बात है कि आप ये एक एंग्लो इंडियन युवती के बाल के लिए उन्होंने क्या शब्द दिया, ये देखिए, काकोड़ केसी, जिसको सारे कवि स्वर्ण भस्म चांद के इस नाव से किसने ये छीटा स्वर्ण भस्म बतला दो ऐ सुरेशी। तो ये अब कुछ कवियों को चांद चाहिए, सोने का भस्म चाहिए, वो किसी काले बाल वाली युवती के सिर पर छीटेंगे तब वो उस तरह का होगा। नागार्जुन को कहीं नहीं जाना पड़ा, सीधे चले गए खेत में, काकोड़ केसी एंग्लो इंडियन। अब देख लीजिए, काकोड़ को मिला लीजिए। तो एक कवि अपने बिंब के लिए भी कहां कहां जाते हैं, यह देखने की बड़ी जरूरत होती है। और मुझे नहीं लगता कि टाइमलेस तो मैं भी नहीं रहूंगा, मगर क्या पता विद्यापति ने कभी सोचा था कि आने वाले समय में कभी एक ये वुमेन डिस्कोर्स आएगा जिसमें मेरी कविता जन्म दे होए जनु जौ पुनि होए जुगती भय जन्मे जनु कोई को किया जाएगा। नागार्जुन ने भी नहीं सोचा होगा कि उनकी 6 थनों वाली मादरे हिंद की बेटी इतनी महत्वपूर्ण हो जाएगी। हिंदी की कविताओं का तो मैंने उल्लेख नहीं किया, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें अब आज आप देख रहे हैं ये गांधी को गोली मारने वालों के लिए मंदिर बनाया जा रहा है। ये सब बात आप हिंदी की कविता में देख सकते हैं, वो लिख चुके हैं। ये 60-65 के आसपास की जो बाबा की कविता हिंदी में है, ये सब बात लिखी जा चुकी है। अब इसका मतलब ये नहीं हम निकाल रहे हैं कि बाबा कोई भविष्य दृष्टा थे, ज्योतिष थे, वे ऐसा कर रहे, उन्होंने ऐसा जो उस समय लिख दिया वो आज हो रहा है। ये समय चक्र है, चलता रहता है, घूमता रहता है, एक समय अच्छा एक समय बुरा, इस चक्र में ये सब चल रहा है। ऐसी स्थिति में मित्र, मेरे युवा मित्र, बाबा को पढ़कर उनकी कविताओं की गांठ खोलना सीखिए। मेघ बजे, क्या बात, दादुर के कंठ खिले। अब ये मेघ बजे जो है, ये इसमें केवल संगीत ही नहीं है, मेघ है क्या, उसको ढूंढने की चेष्टा कीजिए कि मेघ सूरज के आतप से एकदम श्रांत क्लांत जो समाज है, वह समाज, मतलब शोषण से परेशान जो समाज है, उस समाज के लिए जो ही मेघ बजता है, वो परेशान समाज, शोषण से परेशान समाज है मेढक, तो दादुर के कंठ खिले, मेघ बजे। ये दो पंक्ति का भेद मैंने खोल दिया। अब आगे आप खोलने की चेष्टा करेंगे तो साफ साफ उस कविता का अर्थ निकल जाएगा। बाबा की कविता की यही सहजता है और यही उनकी जटिलता भी है। वो बाबा की कविता जितनी ही सहज है, अर्थोत्कर्ष और सारे अर्थ पाने में उतना ही जटिल है। ये ध्यान रहे कि उनकी कविता का लेखन वर्ष यदि आपको मालूम हो जाए, समय लेखन का मालूम हो जाए, और उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों से अलग करके, सामाजिक परिस्थितियों से अलग करके आप बाबा की कविता को नहीं आंक सकते, उसका सारा रस आपको नहीं मिल सकता है। हर समय जब जैसा समय देखा, जो भी दृश्य उनके सामने आया, इसीलिए उनके यहाँ विषय का इतना वैविध्य है। अब बताइए कि इंदु जी क्या हुआ, आपको लिखने वाले कवि को ये क्या सूझा कि उन्होंने लिखा, माथ पर तपोवनी स्टाइल में उत्तुंग खोपा बेन ठेन कर निकलल छे, तो गए नुनू कहने आई ककर ककर जान लेभी तो। एक वह रंग भी है, सारे ही रंग आपको वहां मिलेंगे। जोड़ा मंदिर है, हरिजन गाथा है, कालिदास सच सच बतलाना वो कविता भी है, माँ मिथिले अंतिम प्रणाम है, और मुनि के श्रांति में पर्णकुटी में, तापसी का चपल भ्रेकुटी में, छल अहाँ का आवास, ये भी है, कवि के स्वप्न भी है। तो हर समय में
अब साहस किसको कहते हैं यह भी एक ये सापेक्ष शब्द है कि अभी आजकल लोग बहुत ऐसे लोग आ गए हैं जो कबीर को क्या कहते हैं स्त्री विरोधी और ये साबित करने के लिए तैयार है। मैंने कबीर ने क्या लिखा, अब आज जो है वो कबीर को जांचेंगे आज के लोग स्त्री विमर्श के आधार पर, तुलसीदास को जांचेंगे दलित विमर्श के आधार पर। अरे भाई उस समय ये सब था नहीं। और एक कबीर जी जो शाम कमाता था सुबह खाने के लिए, सुबह कमाता था शाम खाने के लिए, वो आदमी मंदिर मस्जिद मुल्ला पंडित सबको एक तरफ से, सामंत जमींदार सबको ठेंगा दिखाता रहता था। आज हमारे लोग 2-2 लाख रुपए तनख्वाह पाते हैं और अपने बॉस के सामने एक शब्द सच कहने का साहस नहीं होता है, और 100-200 400 500 1000 रुपया एक्स्ट्रा कोई रेमुनरेशन पा लेने के लिए झुका रहता है। कबीरदास ऐसा नहीं किया कभी। तो ये भी हम में होना चाहिए कि अपने पूर्वजों के लिए हम किस तरह से सोचें। मेरा ख्याल है कि मैं शायद सभी के प्रश्नों के बारे में मुझे जितना ज्ञान था उतना तो कह चुके। यस सर। तो अब क्या, अब यही कि लोग बहुत खुश हैं एंड पीपल आर सेइंग कि धन्यवाद प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो उनको अपने प्रश्न का उत्तर मिल भी गया है, और यह भी है कि बाबा नागार्जुन जो है वह तो एक अनंत महासागर है। उन पर 1 घंटा या 2 घंटा में बोल लेना, और वो अभी आप जैसे गुणज्ञ के लिए तो सही नहीं है, लेकिन फिर भी आपने गागर में सागर तो डालने का प्रयास तो किया ही है। और फिर कभी अगर आपकी इच्छा होगी और लोगों का होगा तो उनके किसी और पक्ष पे, और मैं आपसे एक निवेदन और करूंगा सर, कि हम लोग एक सहजानंद पे सीरीज कर रहे हैं, तो बाबा नागार्जुन में सहजानंद कैसे आते हैं? एक दिक्कत ये है कैलाश जी, सहजानंद जी को मैंने गंभीरता से पढ़ा नहीं है। अच्छा। और जो जिस विषय में अध्ययन ना हो उस विषय पर भाषण देना एक तरह ये बेईमानी है श्रोताओं के प्रति। तो और मैं पढ़कर तो दे सकता हूँ, लेकिन अब सहजानंद ने को पूरा पढ़ने के लिए तो समय चाहिए। हाँ। और यह भी बात है कि मैंने नागार्जुन को की कविताओं में रुचि है, उनके लेखन में रुचि है, मगर ये आंदोलनात्मक रवैये को लेकर बहुत, चूंकि मेरे जीवन का 23 वर्ष तो बीत गया राजकमल चौधरी में, उसके बाद 5-6 साल लग गया मायानंद मिश्र में, और अभी लगा हुआ हूँ विद्यापति में। तो ये तो बीच बीच में आप जो कह देते हैं तो थोड़ा सा समय जो इन सब चीजों के लिए निकाल लेता हूँ। अभी कीर्तिलता और कीर्ति पताका में लगा हुआ हूँ, क्योंकि ये जो अभी नई उम्र के लोग जो आ रहे हैं, इनसे विद्यापति छूटता जा रहा है, और विद्यापति के बारे में दंत कथाएं जितनी हैं वो उन पर चढ़ती जा रही है। तो वो उन दंत कथाओं से मुझे मुक्ति दिलाना है। मुझे संकट वही झेलना पड़ेगा जो मंडन मिश्र के संबंध में है। मंडन मिश्र में तो अब चला दिया, तो ये अब आगे आप देख ही रहे हैं। मगर विद्यापति के संबंध में भी यही सब धोखा चल रहा है कि उनके यहाँ महादेव नौकरी करते थे, फिर बाद में एक लेखक मित्र ने कह दिया कि नहीं वो उगना जो थे वे असल में शिव सिंह जो थे वे गुप्त रूप से रह रहे थे। अब बताइए इन सब विडंबनाओं का क्या करें। अच्छा, वो उदाहरण भी ले आते हैं, सपना देखल। सपन देखल, ये बड़े कमाल के लोग हैं, उदाहरण भी ले आते हैं। कभी किसी ने कह दिया कि वो विद्यापति जो है वो
लक्ष्मा रानी से विद्यापति प्यार का करते प्यार करते थे। अब बताइए ये भाई, मतलब ये जिस तरह का अत्याचार उधर शंकराचार्य के साथ किया, उसी तरह की का अत्याचार इधर विद्यापति के सामने करने लगे। अब मैं सवाल करता हूं कि भाई कोई स्त्री किसी दूसरे पुरुष के प्रति अनुरक्त होने का उसका क्या क्या कारण होता है? पहला कारण होता है आर्थिक अभाव, जो लक्ष्मा को नहीं था। दूसरा कारण होता है उसके पति का व्यक्तित्व, जो शिव सिंह इतने सुंदर इतने भव्य थे जिसका कोई अर्थ नहीं। शिव सिंह इतने बड़े विद्वान थे, इतने बड़े वीर थे अब कि भक्ति के जब, प्रेमी भी थे ना, उनके तो प्रेमी हाँ, भी थे। प्रेमी थे, और ऊपर से विद्यापति उनके बाल सखा थे। अब क्या विद्यापति को आप इतना नीच समझते हैं कि वे अपने मित्र की पत्नी से ये अवांतर संबंध रखेंगे? तो इस तरह की जो किंवदंतियां हैं, इसके खंडन के लिए मैं थोड़ा लगा हुआ हूं कि इस किताब में करके नई पीढ़ी के लोगों को दे सकूं, और कुछ पद के अर्थ जो पाठ्यक्रमों में विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो चल रहे हैं, तो उसी में लगा हुआ हूं। तो इस समय सहजानंद सरस्वती को मैं ईमानदारी इसी में है कि स्वीकार कर लूं। वैसे जिस दिन आयोजन होगा उस दिन जुड़कर सुनने में अच्छा लगेगा, मगर सहजानंद सरस्वती के तो मिल जाएंगे बहुत सारे उनके विशेषज्ञ। नहीं और उनके नागार्जुन में जैसे कि वो आप जो उसमें मैंने कहा कि बेनीपुरी मुझको, और नागार्जुन के बारे में कहा जाता है कि वो दोनों को उन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस किया। और वो जो हाई रजऊ करके जो उनकी कहानी है, जिसमें हाँ वो हाँ, बजता है, उसमें ये व्यक्तित्व है। इन्होंने काम किया है वही बेगूसराय वाले। रामज्ञा राय शशिधर बीएचयू में प्रोफेसर हैं। अभी मुझे नहीं पता कि कमलानंद ने वो सहजानंद के संबंध में कुछ उसको देखा है या नहीं, मगर एक किताब अभी कमलानंद की आ रही है, कमलानंद झा विभूति, जो अलीगढ़ में है। हाँ जी जी। और हाँ, और ये बाबा के स्त्री संबंधी धारणाओं पर ये श्रीधरम ने काम किया है, तो इन लोगों को देख सकते हैं। और फिर तो ये ठाकुर अजीत प्रताप पन्ना है। ये विश्ववाला का क्या अर्थ होता है, ऐसा कहना चाहिए? विश्वबाला, अच्छा, विश्वबाला तो अभी आप सुन ही रहे हैं, वर्ल्ड ये क्या कहते हैं, वर्ल्ड क्या, विश्व सुंदरी। अच्छा 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 अच्छा। तो वही होगा विश्वबाला। और ये सब तो जैसे किसी एयर होस्टेस के लिए 12 क्या कहते हैं, व्योम वाला शब्द का हमने कहीं सुना था, तो उसी तरह से विश्व वाला हो। अब ये तो शब्द देने पर निर्भर करता है। विश्वबाला का तो ये कोई इतना कठिन तो, अजित जी, ये विश्वबाला शब्द इतना कठिन है नहीं, मगर कुछ कुछ नाम किसी किसी को दे दिए जाते हैं। जैसे रूढ़ जो शब्द होता है, अब आप कैसे कहूं कि अंगपोछा, जिससे आप आपने अंगोछा बना लिया है। हाँ, और टॉवेल का जो हाँ, तो फॉर्मेट है, वो अब उसका अर्थ असल में क्या है, अंग पोछा। तो शरीर को अंग पोछने वाला। आप जिस किसी से चीज से पोछ लें वही अंग पोछा हो जाता है। लेकिन अब नाम दे दिया। आजकल जैसे देखते हैं ये पढ़े लिखे लोग सब जो हैं, बड़े एलीट क्लास के, वो सब तो ऐसा नहीं करते, लेकिन आज भी गांव जाते हैं
तो ये वनस्पति घी के इतने सारे सारी कंपनियां आ गई हैं, लेकिन डालडा का प्रचार इतना हुआ कि आज भी गांव में लोग आपको कहते सुनेंगे, अच्छा कौन डालडा है? ये गगन डालडा है। डिटर्जेंट को सर्फ, हाँ, डिटर्जेंट को सर्फ कहते हैं। वो धागा का एक डीएमसी कंपनी बना था, चमकीले धागे का। अच्छा, मैंने अपनी बेटी का नाम रखा है, लेकिन मेरे मन में जो अर्थ है इस शब्द का, वो सही है या गलत, ये जानना है। तो मुझे लगता है कि धनात्मक शब्द तो सकारात्मक शब्द तो अजीत जी नहीं है। अब बेटी का नाम रखेंगे तो विश्वबाला मत रखिए, मैं यदि मेरी सलाह मानेंगे तो। वैसे आपको ये कैलाश जी मेरा नंबर शेयर कर देंगे, या आपके पास नंबर होगा भी, तो इस पर फोन पर हम लोग कभी बात कर ले सकते हैं। लेकिन मुझे अब आपकी बेटी है तो बेटी ही है, तो ये सकारात्मक नाम नहीं होगा, पर सोच लीजिए, कभी बात कर लेंगे इस पर। तो चलें कैलाश जी? जी सर। और अब तो लाइव तो अब बंद है कर सर, दीजिए। अभी तक लाइव है। सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग। और ये बहुत अच्छा रहा। कुछ लोगों का डिमांड है कि नवीन सर को एक बार और बाबा नागार्जुन पर बोलने के लिए बुलाएं। हम जरूर बुलाएंगे, और जब ये फ्री होंगे तो हम कभी इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।